चलिए, मैंने उसको यूएसबी पोर्ट को निकाल के फिर से जोड़ा है, तो मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। नहीं, स्टार्ट। सौरभ, टाइम हो रहा है। सौरभ, आप एनीडेस्क यूज करते हो क्या? सौरभ क्या पूछ रहे हैं सुरेश जी? सुरेश जी एक मिनट जरा, अभी ऑनलाइन ले लीजिए, ऑन एयर जा रहा है। अभी तो जो होगा अब देखा जाएगा। मैं आपको सुरेश जी बाद में लूंगा, पहले बजाज साहब को लूंगा फिर मैं। मुझे भी अफसोस रहेगा कि आप लोग देख नहीं पा रहे हो। मैं बाकी लोगों को देख पा रहा हूँ, आपको देख पा रहा हूँ, डॉक्टर जितेंद्र को। नहीं, चलिए जी, हम अब आपको शुरू कर रहे हैं बस मिलेंगे। 1 ही मिनट में। हाँ, ये क्या नाम है, बजाज साहब पहले आपसे आपसे शुरू करेंगे, ये जब तक रिजॉल्व नहीं होती प्रॉब्लम। Recording in progress. People start जी। जी नमस्कार सभी को, शुरू कीजिए जी। बजाज साहब अनम्यूट कीजिए। आप अच्छा, अब अनम्यूट किया। नमस्कार, सबका स्वागत है। मैं उमेंद्र दत्त, नेचुरल इम्यूनाइजेशन सपोर्ट अलायंस की तरफ से बृहस्पतिवार शाम के वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय परंपरा में, भारतीय चिकित्सा पद्धति की परंपरा में, भारतीय परंपरागत ज्ञान में जिस प्रकार का ये विषाणु ये आया है कोरोना, इस प्रकार के विषाणुओं के लिए क्या व्यवस्था थी हमारे यहाँ, कैसे हमारा समाज सदियों पुराना, हमारा कितने हजारों वर्षों का, युगों का भी कह सकते हैं, हमारा एक स्वास्थ्य की परंपरा वाला पूरा विषय है, उसको कैसे हम इन विषाणुओं से पार पाते थे, कैसे नियंत्रण करते थे। आज 3 वक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार बजाज। बजाज साहब वैसे तो पत्रकार रहे, जनसत्ता के संपादक रहे हैं और चेन्नई स्थित सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के आप डायरेक्टर हैं। दूसरे वक्ता हमारे साथ डॉक्टर सुरेश कुमार अग्रवाल रांची से जुड़ेंगे। आप एमबीबीएस एमएस डॉक्टर हैं और आयुर्वेद के विषय में बहुत इनका काम है, कई दशकों से ये आयुर्वेद पे काम कर रहे हैं। और आज के हमारे तीसरे वक्ता डॉक्टर राजेंद्र सिंह, वैद्य राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह पानी वाले, पानी के बाबा, वाटरमैन ऑफ इंडिया, मैग्सेसे अवार्ड वाले, और वो आयुर्वेद के वैद्य भी हैं। तो एक आयुर्वेदिज्ञ के नाते और भारतीय पानी में भारतीय परंपरागत ज्ञान को आगे बढ़ाने वाले वो राजेंद्र सिंह आज बात करेंगे स्वास्थ्य की। आज बात करेंगे कैसे कोरोना को नियंत्रण करने का विषय आया। मैं सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र कुमार बजाज जी को विनती करूंगा, बजाज साहब आप अपना वक्तव्य रखिए, लगभग 20 मिनट का समय मोटा मोटी। बजाज साहब मैक्सिमम 20 मिनट, कम हो सकता है। धन्यवाद। कम हो सकता है ना। उमेंद्र दत्त नमस्कार। डॉक्टर राजेंद्र सिंह, बहुत दिनों बाद आपको देखना हुआ, अच्छा लग रहा है। मुझे मालूम नहीं था कि आप वैद्य भी हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर सुरेश अग्रवाल, उनको पहले सुनना अच्छा लगता, पर उनके सिस्टम में कुछ समस्या चल रही है। उमेंद्र, मैं ये जो विषय है वैक्सीनेशन वाला, इनॉकुलेशन वाला, इसके बारे में तो केवल एक बात बताता हूँ कि भारत में और भारत में ही क्या, विश्व में जो विषाणुओं से सबसे
भयंकर बीमारी होती थी वो चेचक की हुआ करती थी। और भारत को ये गौरव प्राप्त है कि चेचक का टीकाकरण करने की बहुत सुदृढ़ व्यवस्था यहाँ थी। दुनिया भर में उस समय वैक्सीनेशन का, इनोकुलेशन का नाम भी नहीं होता था। जब यहाँ वो धर्मपाल जी की पुस्तक जो है इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द 18th सेंचुरी, उसमें एक आर्टिकल है, 2 आर्टिकल है। एक छोटा सा आर्टिकल है कोल्ट का, वो 1731 का है, और एक बहुत लंबा आर्टिकल है FRS थे JZ हॉलवेल, उनका है 1767 का। इस आर्टिकल में हॉलवेल बहुत विस्तार से बता रहे हैं कि भारत में चेचक के विरुद्ध टीकाकरण की व्यवस्था क्या थी। और उसके अनुसार पहले वो चेचक के बढ़ने के कारण क्या होते हैं, चेचक को भारत में चेचक से बचने के लिए खान पान में किस प्रकार का परहेज किया जाता था, और कैसे पश्चिम के लोग जो यहाँ आ गए थे, अंग्रेज जो आ गए थे, वो उस परहेज का पालन नहीं करते थे और उनको बहुत भयंकर बीमारी से गुजरना पड़ता था। वो सब वो बता रहे हैं। पर ये जो इनोकुलेशन की ये बात बता रहे हैं कि बनारस से इनोकुलेट करने वाले लोगों की टोलियां बन के निकलती थी, और उनका सबका अपना अपना निश्चित क्षेत्र होता था कि ये इन गांवों में जाके इनोकुलेट करेंगे। वो हर साल होता था, जब समय होता था चेचक का, जब सही समय होता तब निकलते थे, और महीने भर में वो अपने अपने क्षेत्र को पूरी तरह उनका टीकाकरण करके आते थे। और टीकाकरण की प्रक्रिया ये होती थी कि ये लोग जो पिछले साल वो चेचक हुई थी, उसके पस्तूल जो फफोले होते हैं, उनका पस उसमें इकट्ठा कर लेते थे रुई के फंभों में, और उनको रख लेते थे साल भर। और अगले साल जिस घर में जाते थे, वो जिसका टीकाकरण करता होता था, वहाँ थोड़ा स्क्रैपिंग करते, थोड़ा छीलते थे स्किन को। वो जो उनके पास फंबा होता था रुई का, उसको गंगा के जल से थोड़ा गीला करते थे, उस पर रखते थे, और कुछ देर बाद वो चले जाते थे। इतना ही कुल टीकाकरण की प्रक्रिया थी। पर ये हॉलवेल ये कह रहा है कि ऐसा करने पर कोई टीकाकरण सफल ना हो, शायद 10-20 लाख में एक ऐसी स्थिति होती थी कि जहां टीका की प्रक्रिया सफल ना हो, और टीका लगने के बाद चेचक हो जाए, वो बहुत रेयर था। तो मैं ये बताना चाहता था कि भारत इसके अनुसार, तो 18वीं सदी की ये बात हो रही है, इसके अनुसार तो टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू करने वाला विश्व में विषाणुओं के विरुद्ध शायद पहला देश था। और उसकी बहुत सामाजिक और तकनीकी दोनों व्यवस्थाएं बहुत सुदृढ़ थी, ऐसी थी कि वो पूरी जनता को, पूरी पॉपुलेशन को अलग अलग क्षेत्र बांटे हुए थे, अलग अलग में गांव बांटे हुए थे। उन गांवों में वो जो के कर आते थे, तो इन ए वे द होल पॉपुलेशन यूज्ड टू गेट इनोकुलेटेड अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। पश्चिम में ये टीका का आविष्कार जनरल ने बहुत बाद में किया, और एक बार वो आविष्कार हो गया तो यहाँ की जो देशज व्यवस्था थी टीकाकरण की, उसे बैन कर दिया गया। और ऐसा माना जाता है कि चेचक के बड़े भारी जो एपिडेमिक हुए, महामारियां हुई, वो उसकी बैनिंग के बाद हुई। तो टीकाकरण हमारे लिए नया नहीं है। और ये जो प्रक्रिया है टीकाकरण की, वे जहां आप पूरे विषाणु को उसको वीकन करके, उसको 1 साल रख के पूरा विषाणु का उपयोग करते हैं,
ये भी जो अपने आप में ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग आज तक चलता आया है। मतलब जो भारत में बनाया गया है वैक्सीन इस बार, जो कोवैक्सीन, उसकी प्रक्रिया यही है। वो उसको एटेन्युएट नहीं किया, उसे डीनेचुरलाइज किया है, उसकी प्रक्रियाएं नहीं है, पर उसके पीछे की अवधारणा वही है कि पूरे का पूरा वायरस आप शरीर में डालेंगे, जबकि बाकी सब जो टीके बन रहे हैं उनमें आप इतर जेनेटिक मटेरियल, बाहर से लाया गया जेनेटिक मटेरियल के mRNA या DNA या प्रोटीन्स, वो आप उनके माध्यम से टीका कर रहे हैं। इसमें जो नेचुरल विषाणु है उसी को एटेन्युएट करके आप शरीर में डाल रहे हैं। एक तो मैं ये वैसे ही बताना चाहता था, मुझे मालूम नहीं, उमेंद्र जी मुझे बाद में बुलाते तो मुझे समझ आती कि इस समूह में और क्या चर्चा हो रही है, तो मैं कुछ पता था। पर ये कि टीकाकरण की पद्धति भारत में पुरानी है, विषाणुओं के विरुद्ध है, और भारत शायद पहला देश है जहां इस प्रकार का टीकाकरण बहुत व्यवस्थित ढंग से हुआ करता था। दूसरी बात ये मैं जानूं, टीकाकरण एक बात है और कोविड का इलाज करना, उसकी रोकथाम करना, वो एक और विषय है। और जितना हमने लोगों से चर्चा की है, ऐसा लगता है कि इस काल में, कोविड के अब तो 1.5 साल हो गया शायद, इस काल में भारत की जो देशिज ये चिकित्सा व्यवस्थाएं हैं, उसमें आयुर्वेद है, सिद्ध है, यूनानी है और नेचुरोपैथी है, और लोग अपने अपने ढंग की और जिन्हें होम रेमेडीज कहते हैं उसका उपयोग करते हैं। बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं कि भारत में बहुत बड़े स्तर पर इस नए विषाणु की रोकथाम के लिए देशज चिकित्सा व्यवस्थाओं का और प्रणालियों का बहुत बड़े स्तर पर उपयोग हुआ। रोकथाम के प्रति हुआ ही, जैसे वो दक्षिण में एक दवा आती है कबसुर कुड़ीनीर, वो शायद टन्स में लोगों ने उसका उपयोग किया है। कबसुर कुड़ीनीर का को हिंदी में कहेंगे तो उसे कफ ज्वर के शायम कहा जाएगा, वो उसका तमिल तरीका है उसे कहने का। उसका शायद टनों में उपयोग हुआ देश भर में, केवल दक्षिण में नहीं, देश भर में। और अन्य इस प्रकार की सुदर्शन चूर्ण का बहुत बड़े स्तर पर उपयोग हुआ, अणु तेल का बहुत बड़े स्तर पर उपयोग हुआ। और ऐसा माना जाता है कि क्योंकि हम लोगों ने सहज ही भारतीय व्यवस्थाओं का, भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का बड़े स्तर पर उपयोग किया, तो पहली वेव में तो भारत की जो इन्फेक्टिविटी का रेट था, लोगों को बीमार होने का दर थी, वो पश्चिम के मुकाबले तो बहुत कम थी। और केवल रोकथाम के लिए नहीं हुआ, बहुत सारे वैद्यों ने, देश भर में बहुत सारे वैद्यों ने कोविड के रोगियों की चिकित्सा भी की, कोविड के बहुत गंभीर रोगियों की चिकित्सा भी हुई। मेरी एक साथी है वहाँ चेन्नई में, गिरिजा, जब ऐसे मेरी एक साथी है वहाँ डॉक्टर गिरिजा, उसने कम से कम 600 मरीजों का इलाज किया इस काल में। और इन मरीजों में अनेक ऐसे थे जिनको सीरियस कोमॉर्बिडिटी, सह रोग थे, और उसकी जो सफलता की था, उनमें शायद कुल 2 लोग मरे हैं उन 600 में से। और वो 2 लोग ऐसे थे जो बहुत बड़ी उम्र के थे, और तो वो तो फुल्ली डॉक्यूमेंटेड है, हर एक का मरीज का हिसाब रखा है, उसे क्या दिया गया था, कितने दिन लगे, और वो छपा भी है ये आयुष के
पीयर रिव्यूड जर्नल में। वहाँ आज मेरी बात हो रही थी, महाराष्ट्र में एक वैद्य हैं डोंबिवली में, उन्होंने कम से कम 2000, कम से कम नहीं, वो कह रहे कि 2000 के आसपास कोविड के मरीजों का इलाज किया नितांत देशज पद्धतियों से। बेंगलुरु में एक डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, उनके पास 400 ऐसे मरीजों का आंकड़े रखे हुए हैं, डेटा डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं, और ये सब बहुत सफल हुआ है सब जगह। क्योंकि ये जो दिल्ली में एम्स है आयुर्वेद का, उनका ये कहना है कि वहाँ उन्होंने 600 मरीजों का इलाज किया और उनकी जो मृत्यु दर उनमें साधारणता जो स्टैंडर्ड अस्पतालों में होती है उससे कहीं कम थी, शायद 1/3 से कम थी। तो ऐसा है कि इस काल में एक अच्छा काम ये हुआ है कि इन सब आंकड़ों को मान लें तो ये बहुत हद तक स्थापित हुआ है कि जो नई बीमारियां आती हैं, ये जो नई बीमारियां आती हैं उनका चिकित्सा करने के लिए देशज व्यवस्थाएं सक्षम हैं और सुरक्षित हैं। ये प्राय स्थापित माना जा सकता है। अब इतने आंकड़े इस विषय पर इकट्ठे हुए हैं, इसलिए इन आंकड़ों को हमारे एक भाषण पीछे आयुष के सचिव ने दिया था, उन्होंने भी इन आंकड़ों की चर्चा की थी। तो क्योंकि इस प्रकार के आंकड़े हैं और ऐसा निश्चित है कि प्राय स्थापित हो चुका है वैज्ञानिक ढंग से कि देशज चिकित्साएं कोविड के चिकित्सा में सक्षम हैं और सुरक्षित हैं, इसलिए हमने भारत के प्रधानमंत्री के नाम एक अपील लिखी है कि क्योंकि ये सब स्थापित हो चुका है, इसलिए ऐसा होना चाहिए कि साधारण प्रणाली चले, कन्वेंशनल मेडिसिन चले, पर उसके साथ ही सभी सरकारी अस्पतालों में रोगियों को ये ऑप्शन मिले कि वो देशज पद्धतियों से अपना इलाज वहाँ करवा पाएं। मैंने सुमेंद्र जी को वो अपील भेजी थी, अभी तक शायद 600 लोगों के उस पर हस्ताक्षर हुए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग उस पर। मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन काल है, पर ये एक अवसर भी प्रस्तुत करता है जब हम देशज व्यवस्थाओं को, देशज स्वस्थ परंपराओं को, प्रणालियों को बड़े स्तर पर उनका उपयोग करके दुनिया भर के समक्ष ये स्थापित कर सकते हैं कि ये बहुत सक्षम व्यवस्थाएं हैं, ये बहुत सुरक्षित व्यवस्थाएं, बहुत सुरक्षित प्रणालियां हैं। और मुझे लगता है कि इस अवसर को का लाभ उठाना चाहिए, इसे यूं ही नहीं छोड़ देना चाहिए। ऐसे अवसर प्राय आया नहीं करते। बहुत कठिन काल है, पर हमारे पास ये अवसर तो मिला है। इस दृष्टि से हमने वो अपील प्रधानमंत्री को लिखी है, उसको भेजेंगे अगले सप्ताह के अंत में। तब तक जितने लोग उस पर अपनी राय और अपनी सहमति दे पाए उतना अच्छा होगा। मुझे लगता है कि मैंने 20 लाख कर दिए। आप उसके कुछ बिंदु शेयर कर दीजिए थोड़े से संक्षेप में, उसमें ईमेल पर, इस पर नहीं अभी बोल दीजिए, यहीं बोल दीजिए जो उसमें आपने मेन बिंदु है वो। नहीं, उसमें हमने मुख्यतः ये कहा है कि बहुत सारी सरकारी अस्पतालों की भी और अन्य वैद्यों की भी बहुत सारी आंकड़े ऐसे हैं कि उन्होंने बड़े स्तर पर कोविड की इलाज का प्रयास किया और उसमें वो इलाज सुरक्षित भी रहा। उस इलाज के कारण किसी को कोई हानि हुई हो ऐसा कुछ है नहीं, और वो बहुत सक्षम रहा। और आंकड़े तो ये दिखाते हैं कि देशज व्यवस्था से जो इलाज किए गए उसमें मृत्यु का होना वो
जो कन्वेंशनल है, जो आधुनिक व्यवस्था है, उसकी अपेक्षा बहुत कम रहा। इसलिए हम क्योंकि ये सब आंकड़े हैं, हम सरकार से कह रहे हैं कि सरकार के सभी अस्पतालों में, कम से कम सभी जिला स्तर के अस्पतालों में जो भी कोविड का रोगी आता है उसको सामान्य चिकित्सा के अतिरिक्त अगर उसकी इच्छा हो तो उसे कम से कम पूरक आयुर्वेदिक चिकित्सा या देशी चिकित्सा भी मिलनी चाहिए। एक ये, दूसरा, उनमें से जो लोग चाहें उन्हें केवल देशी चिकित्सा से अपना इलाज करने की अनुमति होनी चाहिए, उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और इस प्रकार सभी अस्पतालों में सरकार, कम से कम जिला स्तर के सरकारी अस्पतालों में दोनों व्यवस्थाएं बराबर उपलब्ध रहें। और इसको चलाने के लिए हर अस्पताल के साथ देशज पद्धतियों के जो वैद्य हैं, प्रशिक्षित वैद्य हैं, उन्हें हर जिला अस्पताल के साथ उचित संख्या में जोड़ा जाए और इस सब के आंकड़े लगातार कलेक्ट किए जाएं कि कितने का देशज पद्धति से इलाज हुआ, कितनों का अन्य पद्धति से इलाज हुआ, कितना का दोनों से हुआ, और उनमें प्रोग्नोसिस, बीमारी की जो प्रक्रिया है वो कैसी चली, कितने दिन अलग अलग व्यवस्थाओं में ठीक होने में कितने दिन लगे, कितने ठीक नहीं हो पाए। और ये हमें ऐसा लगता है कि ये करना अभी बहुत आसान है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त संख्या में देशज पद्धतियों के प्रशिक्षित वैद्य हैं देश में और पर्याप्त संख्या में इस पर एक्सपेरिमेंट हो चुका है और हमारे पास अभी तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इस दोनों को इकट्ठा संभाल पाए, दोनों को इकट्ठा। तो मुख्य बात हम वही कह रहे हैं और हमें लगता है कि इस दिशा में चला देश तो एक तो कोविड में को संभालने में हम सक्षम हैं, ये निश्चित स्थापित होगा और इससे देशज पद्धतियों की गरिमा विश्व में और भारत में बढ़ेगी। और दूसरे, हमारी जो साधारण कन्वेंशनल स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं वो अब के स्तर से कहीं बेहतर हो जाएंगी क्योंकि दोनों की सिनर्जीज उन्हें मिलेंगी। सब प्रकार आधुनिक भी और देशज व्यवस्थाएं भी, दोनों का उपयोग हो पाएगा। उमेंद्र, बस मैं इतना कहता हूँ। Unless there is a question. ठीक है, धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं डॉक्टर सुरेश जी को निवेदन करूंगा, अनम्यूट करें सुरेश जी, रांची से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, MBBS है, MS है। सुरेश जी सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहे हैं जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। नमस्कार सभी बंधुओं को, नमस्कार। और मेरा ख्याल है कि डॉक्टर जितेंद्र ने जो बातें मुझे कहनी थी उसमें से 75% बातें कह दी। तो मेरा काम उन्होंने काफी हल्का कर दिया है। अब मैं आता हूँ, मैं चिकित्सक हूँ, मैंने बताया, और सर्जरी में MS करने के बाद मैं लगातार पिछले 30 सालों से वनौषधियों पर काम कर रहा हूँ। जड़ी बूटियों को उगाता हूँ, जंगलों से लाता हूँ, उनकी दवाइयाँ बनाता हूँ और उनका परीक्षण करता हूँ। यह मेरा बैकग्राउंड है। जैसे ही कोरोना शुरू हुआ तो मैं अभी जो बातें बोलूंगा वो मुख्य रूप से एक चिकित्सक के अनुभव के रूप में बोलूंगा। जैसे ही कोरोना सुन पा रहे हैं? हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है, सुरेश जी बोलते रहिए, आवाज आ रही है। जैसे ही कोरोना शुरू हुआ पिछले साल मार्च के महीने में मैंने विचार करना शुरू किया और उसका व्यक्तिगत एक बहुत बड़ा कारण था। और वह कारण था, मेरा बेटा न्यू जर्सी में रहता था जहाँ 10,000 मौतें हो चुकी थी और उसको हम लोगों ने कहा कि आप तुरंत वापस चले आइए। भारत में और रांची में विशेष करके बहुत कम केसेस हुए थे और मेरे दिमाग में एक चिंता थी कि मैं अगर वो इन्फेक्शन लेकर आता हो तो उसकी चिकित्सा क्या करूंगा और अपने बाकी घर के सदस्यों को कैसे बचाऊं। तो सबसे पहले मैंने रोग के इस कोरोना वायरस के विषय में इंटरनेट पर काफी पढ़ाई करनी शुरू की और 10-15 दिन में मुझे एक बात समझ में आई कि यह रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरस है
जैसे कि 100 से अधिक प्रकार के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरस है, सार्स है, मर्स है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, आरएसवी है, स्पेनिश फ्लू है। इस तरह के 100 प्रकार के वायरस है जो स्वास्थ्य तंत्र को आक्रमित करते हैं। तो मैंने चिकित्सा सिद्धांतों को तय करना शुरू किया कि वायरस के इन्फेक्शन में हमें करना क्या है और यह क्या पैथोलॉजी, यह वायरस संक्रमण के बाद शरीर में क्या डैमेजेस, क्या परिवर्तन करता है। तो यह लंग्स में सूजन पैदा करता है, रक्त के थक्के बनाता है, मुख्य पैथोलॉजी इसकी ये है। तो हमने निर्धारण किया, एक तो वायरस को कम करने के उपाय करना चाहिए, दूसरा वायरस को कम करने के दो तरह के उपाय हो सकते हैं। एंटीवायरल यानी विषाणु रोधक, विषाणु मारक वनस्पतियों का उपयोग, औषधियों का उपयोग। दूसरा था इम्यून सिस्टम के माध्यम से, क्योंकि इम्यून सिस्टम ही वायरस के साथ लड़ता है, तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के उपाय। तीसरा था कि ये जो पैथोलॉजी होती है इस वायरस के कारण, वह होती है वायरस और इम्यून सिस्टम में जो संघर्ष होता है उसके फलस्वरूप जो साइटोकाइन रसायन पैदा होते हैं, उनके कारण लंग्स में सूजन पैदा होती है, उनके कारण रक्त के थक्के बनते हैं। तो सूजन को रोकना, रक्त के थक्कों को रोकना चिकित्सा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। इसके साथ कुछ अलग से उद्देश्य होने चाहिए कि खून में ऑक्सीजन कैसे बढ़ाया जाए, श्वास नली में जो सूजन आ गई उसको कैसे कम किया जाए, श्वास नली में जो संकोचन हो गया उसको कैसे कम किया जाए, जो कफ का जमा हो जाता है उसको पतला करके कैसे निस्तारण किया जाए, निकाला जाए, और बुखार पर कैसे नियंत्रण किया जाए। ये मुख्य बिंदु मेरे दिमाग में चिकित्सक के रूप में आए और मैंने अपने भंडार में तलाशा, मेरे औषध भंडार में, कि क्या क्या मेरे पास है जिससे मैं किसी योग का निर्माण कर पाऊँ। सबसे पहले नजर मेरी पिछले 30 सालों के अनुभव से एंटीवायरल के रूप में कालमेग, एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा, जिसको बोई नींद भी बोलते हैं कहीं कहीं, एंडोग्राफिस पेनिकुलाटा पर गई। हर साल मेरे बगीचे में उगाता हूँ मैं इसको, और बड़ी मात्रा में इसका उपयोग मैं विभिन्न रोगों के लिए करता हूँ। अब कालमेग का फार्मेकोलॉजी, कालमेग के विषय में मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि कालमेग पर पिछले 20 सालों में 4,500 शोधपत्र प्रकाशित हुए हैं, और कालमेग में जो उसके फाइटोकेमिकल्स हैं वह एंटीवायरल है। 12 प्रकार के वायरसों को मारने की क्षमता, नियंत्रित करने की क्षमता कालमेग में जो अल्कलॉइड्स है, एंडोग्रेफेलाइड्स, उनमें है। उसमें फ्लू भी है, इन्फ्लुएंजा भी है, हेपेटाइटिस भी है, HIV है, HSV है, 12 प्रकार। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो लेबोरेटरी है लखनऊ में, डिफेंस की इम्यूनोलॉजी लैब, वहाँ की रिपोर्ट है, रिव्यू रिपोर्ट है। उसके अलावा कम से कम 200 शोध पत्र हैं जो बताते हैं कि एंटीवायरल के रूप में कालमेग सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। कालमेग केवल एंटीवायरल नहीं है, यह इम्यून सिस्टम में भी इंप्रूवमेंट करता है, एंड इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी इंफ्लामेटरी। यह सोच की प्रक्रिया को रोकता है, जो IL-6, TNF जो जो साइटोकाइन सोच पैदा करते हैं उनको भी रोकता है। और सोने में सुहागे की बात, एक आश्चर्य की बात है, यह एंटी प्लेटलेट और थ्रोम्बोलाइटिक भी है, रक्त के थक्के बनने से रोकता है और बने हुए रक्त के थक्कों को तोड़ता है। एंटीपायरेटिक भी है, बुखार भी उतारता है और स्वास्थ्य तंत्र पर भी काम करता है। मेरा ख्याल है, मेरी नजर में अभी तक दुनिया में कोई भी औषधि, चाहे वो एलोपैथ की हो, चाहे आयुर्वेद की वनौषधियों में हो, कोई अकेली एक औषधि में ये सारे गुणों का समावेश नहीं है। और मेरे अनुभव थे वायरल फीवर में इसको, और रिमेटॉइड आर्थराइटिस में, और कई बीमारियों में मैं इसका प्रयोग करता हूँ। और यह पूरे भारतवर्ष में प्रचुर मात्रा में हर राज्य में लगभग पाया जाता है और लोगों के द्वारा एक्सेप्टेड है। हमारे झारखंड में तो मैं झारखंड के गांवों में घूमा हूँ, कोई ऐसा गांव नहीं है जहाँ लोग कालमेग से परिचित नहीं हैं। वो हर घर के अंदर कालमेग एक मुट्ठा वो एक सुखाकर रखते हैं। पेट में गड़बड़ी हो, स्किन की गड़बड़ी हो, बुखार हो, वो डालते हैं पानी में, उबाल कर पी जाते हैं, कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो पहली नजर गई मेरी कालमेग पर। दूसरी नजर मेरी गई बासक पर। बासक मैंने अपनी गली में लगा रखा है। बासक जो है वो एंटीवायरल भी है और स्वास्थ्य तंत्र में जो मैक्रोफेज है, एल्वियोलर मैक्रोफेज, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। और बासक
प्राचीन काल से श्वास तंत्र की चाहे ब्रोंकियल आजमा हो चाहे ब्रोंकाइटिस हो, हर एक प्रकार की बीमारी में काम आता है। वो श्वास नली को कफ निस्तारक है, श्वास की नली का संकोचन दूर करता है, एंटीवायरल है, कुछ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वायरसेस को मारने की इसकी रिपोर्ट पब्लिश हुई है। तो दूसरा पौधा वासक नजर में है। तीसरा नीम, हम नीम को कैसे भूल सकते हैं? भारत में नहीं अब तो विश्व में एंटी माइक्रोबियल के रूप में नीम अनकंट्रोवर्शियल रूप से एक्सेप्ट किया जा चुका है। यह एंटी माइक्रोबियल है, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल। चौथे नंबर पर अमृता आया, जबकि अमृता पर तो मैं 30 सालों से कार्य कर रहा हूँ। अमृता इम्यून सिस्टम के लिए तो बेहतरीन है, एंटी इंफ्लामेटरी भी है, लेकिन एंटी वायरल गुण उतने नहीं है जितने कालमेघ में। चौथे नंबर में अमृता आ गया, पांचवें में तुलसी और छठे में हल्दी। हल्दी को हम कैसे भूल सकते हैं? हल्दी के अंदर दो विशेष गुण हैं, एंटीवायरल, एंटी इंफ्लामेटरी एंड थ्रोम्बोलाइटिक। एंटी इंफ्लामेटरी, एंटीवायरल, थ्रोम्बोलाइटिक, इम्यूनोस्टिमुलेंट। तो हल्दी को जोड़ा मैंने। और पिप्पली, पिप्पली पाइपर लॉन्गम, पिप्पली के जो फल हैं उसके बारे में जो अध्ययन बताते हैं कि यह भी एंटीवायरल है, इम्यूनोस्टिमुलेंट है, और श्वास तंत्र के लिए पिप्पली का प्रयोग त्रिकटु के रूप में हमेशा होता आया है, घर घर में, हमारे गरम मसालों में। तो इस प्रकार से मैंने 7 चीजों को जोड़ा, साथ में यसद का उपयोग किया और एक योग का निर्माण किया। और मेरे घर में जैसे ही 26 मार्च को मेरा बेटा आया न्यू जर्सी से, उसको आइसोलेशन में रखा हमने, उसको लेना शुरू किया। मैं और मेरी पत्नी और घर में 2 लोग काम करने वाले हैं, उनको देना शुरू किया। देते देते कुछ लोगों से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा हमको भी दे दीजिए। इस प्रकार से जून महीने तक करीब करीब 500-700 लोग हमसे ले गए वो योग। तब तक लोगों ने लिया बचाव के लिए। जून महीने में अंत में, जून के अंत में अहमदाबाद, ये कैप्सूल के फॉर्म में था, जो ये कैप्सूल घूमता फिरता कहीं अहमदाबाद पहुंच गया और वहां से एक व्यक्ति ने मुझे टेलीफोन किया कि डॉक्टर साहब, हमारे छोटे भाई की वाइफ एडमिटेड है 9 दिन से, कोरोना से हॉस्पिटल में है और उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये कैप्सूल उसको ट्रीटमेंट के लिए दे सकते हैं? हमने कहा बिल्कुल दीजिए, 2-2 कैप्सूल 3 बार दीजिए। संयोग हुआ कि 48 घंटे में वह हॉस्पिटल से रिलीज हो गई। मैं इस अवसर की तलाश में था कि प्रिवेंटिव नहीं, थेराप्यूटिक रूप में भी इस योग का मैं परीक्षण कर पाऊँ। जुलाई के शुरू पहले हफ्ते में ऐसी एक घटना रांची में हुई। हमारे मित्र हैं, चार्टर्ड लॉयर हैं, और उनकी पत्नी कोरोना ग्रस्त हुए, दोनों आइसोलेशन में थे, क्वारंटाइन में थे। उन लोगों ने भी हमसे पूछा कि क्या करें, हमने इसको दिया और दोनों ठीक हो गए। उसके बाद मेरे क्लिनिक में भीड़ लग गई और अब तक, तब से अभी तक लगभग 20,000 से अधिक लोगों ने इस योग का उपयोग किया है। मेरा अनुभव यह आया कि इस योग को जैसे ही लोगों ने लिया है, पहले लक्षण आते ही कोई भी अस्पताल नहीं पहुंचा है, किसी की मृत्यु नहीं हुई। और इसका श्रेय अगर कहीं जाता है, अभी डॉक्टर जितेंद्र ने जिक्र किया कावासेरा कुडिनीर का। कावासेरा कुडिनीर और एक दूसरा क्वार्ट भी साउथ में यूज किया गया, जिसकी रिपोर्ट थी, दोनों में कालमेघ। और कालमेघ को पिछले महीने, उसके पहले वाले महीने में थाईलैंड की सरकार ने कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव कर दिया। कारण कि पिछले साल पहली वेव में थाईलैंड में देखा गया, थाईलैंड में काफी होता है कालमेघ, थाईलैंड में देखा गया कि जिन लोगों ने कालमेघ का प्रयोग किया वो कोई भी सीरियस नहीं और बड़ा लॉजिकल है। एक जो स्ट्रॉन्ग एंटीवायरल, इम्यूनोस्टिमुलेंट, एंटीकोगुलेंट, एंटी इंफ्लामेटरी, यह गुण जिस पदार्थ में हो वह निश्चित रूप से किसी भी वायरस में काम करेगा। मैं इसी लॉजिक सिस्टम पर गया हूं। मुझे लगता है कि हुआ क्या, गलतियां कहां हुई। शुरू में ही इम्यून सिस्टम के ऊपर जोर दिया गया, एंटीवायरल का फील्ड पूरा का पूरा एलोपैथ के हाथ में सौंप दिया गया कि आप फ्लेविपिराविर दीजिए,
और एंटीबायोटिक के रूप में एजिथ्रल दीजिए, डॉक्सीसाइक्लिन दीजिए, बाद में रेमडेसिविर आ गया, इन्वेरेक्टिन आ गया। लेकिन सेकेंड वेव के अंत आते आते आईसीएमआर ने कह दिया ये सारी की सारी दवाइयां काम नहीं कर रही हैं। अगर तुलनात्मक दृष्टि से मैं कहूंगा फ्लेविपिराविर, रेमडेसिविर, अगर इनसे तुलना की जाए फार्माकोलॉजिकली, साइंटिफिकली, तो यह कालमेघ के मुकाबले में कहीं भी नहीं ठहरेंगी। तो जो डॉक्टर जितेंद्र ने कहा कि इसके साथ ही चलने दें, साथ ही नहीं, मेरा ये कहना है कि पूरी एम्फेसिस के साथ, पूरे जोर के साथ, लॉजिक और साइंस और एविडेंस के साथ जो दूसरे वेव के अनुभव आए हैं पूरे भारत में, उन सारे अनुभवों को लोगों में प्रचारित किया जाए। सरकार के ऊपर निर्भरता करना मुझे लगता है कि थोड़ा खतरनाक काम है। यह काम समाज के जागरूक व्यक्तियों को करना चाहिए। सरकार के ऊपर बहुत रेस्ट्रिक्शन था। आयुष क्या नहीं चाहता था, आयुष के पास क्या लोग नहीं थे कि वो कालमेघ की स्टडी करते और इस लॉजिक सिस्टम पे चीजों को जाते। मैंने राजेश कोटेचा जी से बात की थी, बोला हाँ हम लोग सब जानते हैं। कितना अध्ययन आयुष के लोगों ने किया था कि एक काढ़ा देकर अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो गए, एक आयुष स्वास्थ्य देकर मुक्त हो गए। इसके बाद अध्ययन ही कर रहे हैं। अगर पहले वेव के अनुभवों को जनता के सुपुर्द किया जाता आयुष विभाग के द्वारा, तो सेकेंड वेव में मृत्यु दर काफी कम होती। जितने लोगों की मृत्यु नहीं हुई है, नहीं होती। आज मेरा आग्रह आप लोगों से यही है, आप प्रबुद्ध लोग हैं समाज के, अगर इन सारे तथ्यों को जो डॉक्टर जितेंद्र ने डाटा जुटाया है, मैं उनसे इंटरेक्ट करना चाहूंगा, उनका नंबर अगर मिल पाए तो। और जो कलेक्शन है पूरे भारत से, जो स्टडीज आई हैं, उनको समाज के संगठनों के माध्यम से लोक व्याप्त किया जाए। आयुर्वेद लोक शक्ति पर निर्भर करता है और लोक विज्ञान, वह कंसल्टेंट्स का विज्ञान नहीं रहा। हमारे ऋषियों ने ज्ञान का अर्जन करके उस ज्ञान को लोक में व्याप्त किया था। हमें उसी ऋषियों के भाव को लेकर जो अनुभव आए हैं फर्स्ट और सेकेंड वेव में, उन अनुभवों को बड़ी तेजी से, अब तो हमारे पास इतने साधन हैं कि लोक व्याप्ति की जा सके। इसमें एक बड़ी बाधा जो आ रही है, जो मैं देख रहा हूँ कि फेसबुक, यूट्यूब, इन सारे संसाधनों ने कोरोना के वक्त में सफलता का कोई भी उल्लेख कर ही नहीं सकता है। इस तरह की बाधाएं खड़ा की है। मैं स्थानीय संपादकों से मिला हूँ, वो भी कुछ छापने के लिए तैयार नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हमारा डायरेक्शन है कि हम कोरोना के इलाज के बारे में कुछ नहीं छाप सकते। यह विडंबना है। इन बाधाओं को कैसे दूर किया जाए। कम से कम भारतीय जो प्रेस है, जो मीडिया है, उन पर तो हम दबाव डाल सकते हैं। जो सक्सेस स्टोरीज है, जो ट्रू स्टोरीज है, जिसके साइंटिफिक और लॉजिकल बेसिस हैं, उनको जनता के बीच में पहुंचाने में वो मदद करें। और अगर वो नहीं भी मदद करते हैं कानून का ये दिखाकर, डर दिखाकर, तो क्या हम समाज के रूप में ये प्रबुद्ध समाज इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता है कि इन सारी सूचनाओं को जनता के लिए हाजिर करवाए। मैं इतना ही निवेदन कर अपनी बातों को समाप्त करता। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी। आप मतलब कालमेघ की बात कर रहे हैं, जड़ी बूटियों मसालों की बात कर रहे हैं, एमबीबीएस और एमएस डॉक्टर हैं, तो बहुत बड़े। और मैं चिकित्सक हूँ, मेरा एलोपैथ और आयुर्वेद ये तो आर्टिफिशियल डिवीजन है। ये तो दोनों साइड के वेस्टेड इंटरेस्ट ने ये डिवीजन क्रिएट किया है। एक चिकित्सक के लिए अगर वो पानी से चिकित्सा करता है तो हाइड्रोथेरापिस्ट हो जाएगा, योग से चिकित्सा करता है तो योग थेरापिस्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जो भी ज्ञान रोगी के कल्याण में काम आता हो, उस ज्ञान का उपयोग करना चिकित्सक का धर्म है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारा सौभाग्य है सुरेश जी कि आप जैसे साधक डॉक्टर आज हमारे बीच हैं। और अब मैं चलता हूं डॉक्टर राजेंद्र सिंह, वैद्य राजेंद्र सिंह, पानी वाला राजेंद्र सिंह, पानी का बाबा और वाटरमैन ऑफ इंडिया, मैग्सेसे अवार्ड विनर, यूनाइटेड नेशंस अवार्ड विनर, यूएनडीपी अवार्ड विनर, राइट लाइवलीहुड अवार्ड विनर, और दुनिया के कोई 10-20 अंतरराष्ट्रीय अवार्ड जिनको मिले हैं। वो पानी का काम किया, पर पानी का काम करने से पहले राजेंद्र भाई जो हैं वो वैद्य थे।
तो मैं, मेरे परम मित्र हैं, मेरा परम सौभाग्य है आज राजेंद्र जी हमारे बीच हैं। राजेंद्र जी अनम्यूट कीजिए। राजेंद्र भाई अनम्यूट कर लो। सौरभ, राजेंद्र भाई अनम्यूट करो। हाँ, हो गया। हो गया, हो गया, हो गया। आदरणीय जितेंद्र बजाज जी ने और डॉक्टर सुरेश ने इन दोनों को सुनने के बाद मुझे अपनी बात कहने में बहुत आसानी हो गई है। मैं डॉक्टर जितेंद्र बजाज जी से और सुरेश भाई को सुनकर 100% दोनों से सहमत होते हुए बस इतना कहना चाहता हूं कि ये जो वायरस है, इसके बारे में हमारी चरक संहिता में बहुत स्पष्ट तौर पे लिखा है कि ऐसी जनपदों ध्वंस व्याधि काल में कालचक्र के अनुसार आती रहती थी और ये वात से संबंधित, वायु से संबंधित व्याधियां हैं। जब ये व्याधि आती है तो उस वक्त हमारी वनस्पति भी व्याधिग्रस्त हो जाती है। इसलिए जो वैद्य लोग हैं वो उस व्याधि के कालचक्र को समझकर उस व्याधि से पहले ही वैसी वनस्पतियों को जिनसे उनका उपचार किया जा सके उनका संग्रह करके रखते थे और उनसे अच्छा उपचार करते थे। असलियत में करीब 21,000 साल पहले जब आयुर्वेद और वेदों का सृजन हुआ, उस वक्त में यदि हम मोटे तौर पे देखें तो भारतीय आयुर्वेद को धर्मार्थ काम मोक्ष आयुर्वेद आरोग्य रक्षणम, जो आयुर्वेद है वो अकाल मृत्यु ना हो, रोग व्यक्ति आरोग्य रहे। चिकित्सा तो हम आयुर्वेद में बाद में, बहुत बाद में काम में ली जाती है। कोशिश ये होती है कि व्यक्ति बीमारी ना हो, उसका ख्याल हम लोगों का इसमें सबसे ज्यादा होता है। इसलिए आरोग्य रक्षण आयुर्वेद का लक्ष्य था। बाद में चिकित्सा भी उसका लक्ष्य हुआ, क्योंकि रोगी हुआ तो उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। रोगी ना हो उसके लिए आयुर्वेद में पहले से बहुत कोशिश, समय से पूर्व कोशिश होती थी। असलियत में ये जो वायरस है, ये वायरस हमारे लालच में से पैदा हुआ वायरस है। ये वायरस चीन में, वुहान की लेबोरेटरी में हुआ है या वुहान के मार्केट में हुआ है। अब चीन कहता है कि हमारे मार्केट से आया है। दूसरे लोग दुनिया के अलग अलग कहते हैं कि ये वुहान का गहरा जंगल था। जंगल खत्म होने के बाद वहाँ का जो जीन पूल है, वहाँ के जो वनस्पति और जंतु हैं वो खत्म हुए और वहाँ के विकास, लालची विकास ने इस तरह के वायरस को फ्लरिश होने का मौका दिया और वहाँ से ये व्याधि दुनिया में फैली। मुझे मालूम नहीं, इसके बारे में ज्यादा मैं नहीं कुछ कहना चाहता, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो वायरस है, ये वायरस धरती पर जब जल आया, वायु आई और जो हमारे पंच महाभूत है जिसको हम भगवान कहते हैं, वैसे भूमि जैसे गगन वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर, ये जो हमारा भगवान है, इस भगवान से जिससे हम सब बने हैं, और हम सबकी आत्मा और भगवान की परमात्मा, परम आत्मा, ये जो हमारी छठी जो रचना है, इस रचना को हम लोग वैसे तो अमर मानते हैं। वो रचना जो आत्मा है वो कभी मरती नहीं है, वो सनातन है। लेकिन इस तरह की व्याधियों से वो जब शरीर नष्ट होता है तो फिर आत्मा भी विक्षिप्त होती है। इसलिए आत्मा के रक्षण संरक्षण के लिए इस तरह की व्याधियों से बचने का उपाय आयुर्वेद में बहुत पुराना था।
आयुर्वेद जहां जहां प्रभावी रहा, जब जब काल में प्रभावी रहा, तो भारत को उजड़ने नहीं दिया। दुनिया के बहुत सारे देश इस तरह की व्याधियों से उजड़ते रहे हैं, लेकिन भारत कभी उजड़ा नहीं। भारत में जो आरोग्य रक्षण के और चिकित्सा के, उपचार के, निदान के जो ज्ञानतंत्र था, उसने भारत को हमेशा बचा के रखा। और अभी बहुत सारे प्रमाण जितेंद्र जी ने भी और सुरेश जी ने भी, जो इन दोनों को सुनकर ये समझ में आता है कि भारतीय आरोग्य रक्षण की पद्धति में और चिकित्सा में, उपचार में और निदान में वो गहराई थी कि ऐसी व्याधियों को समझकर उसका उपचार सुनिश्चित तौर पर किया जा सकता था। लेकिन उस काल के वैद्य हमेशा ये जो जलवायु का बदलाव है, जल और वायु में जो बदलाव है, परिस्थिति का जो बदलाव है, उस बदलाव को अज्यूम करके, उस बदलाव को जानकर अपनी औषधियों को संरक्षित और सुरक्षित करके उपचार किया करते रहे हैं समय से पहले। लेकिन इस आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने हमारे उस ज्ञान पर चोट मारी है और अब हमें अपने वर्षा के चक्र का, हमें जलवायु के परिवर्तन का अब वो आभास, वो ज्ञान नहीं बचा है। इसलिए हम इस चिकित्सा में, जो हमारी भारतीय ज्ञान तंत्र की चिकित्सा है, जिसको हम आयुर्वेद भी कह सकते हैं, सिद्ध भी कह सकते हैं, और बहुत सारे तरीकों से हम लोग इलाज करते रहे हैं, वो सब अभी भी समय सिद्ध और खरी हैं। लेकिन वो खरी वही होती है जहां लाभ के लिए चिकित्सा ना होती हो। हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा में लाभ शामिल नहीं था। स्वास्थ्य की सुरक्षा में शुभ का कर्म माना जाता था और किसी भी काल का राजा हो और किसी भी काल का महाजन हो और किसी भी काल की प्रजा हो, कभी भी स्वास्थ्य सेवा में लाभ कमाना भारत के ज्ञान तंत्र में, भारत की चिकित्सा में और भारत के आरोग्य रक्षण का हिस्सा नहीं रहा। लेकिन जब से आयुर्वेद में भी कंपनियों ने शुभ को भूलकर, शुभ का मतलब होता है सुरक्षा, वो सुरक्षा स्वास्थ्य की सुरक्षा, वो सुरक्षा जलवायु परिवर्तन की, वो सुरक्षा अन्न और जल की, वो सुरक्षा जीवन की। शुभ शब्द को यदि मॉडर्न लैंग्वेज में आप उपयोग करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो उसकी जगह सुरक्षा शब्द ज्यादा सार्थक होता है। और सुरक्षा मानवीय कल्याण नहीं, पूरी प्रकृति के कल्याण के लिए जो सुरक्षा होती है, उस सुरक्षा को भारतीय बोलचाल में हम शुभ कहते थे। इसीलिए हमारे जीवन में लाभ और शुभ, लाभ से पहले शुभ था, शुभ से सुरक्षा थी और उसमें हम लाभ कमाने के काम नहीं करते थे। चिकित्सा में लाभ का काम नहीं था, चिकित्सा में आरोग्य रक्षण हमारे शुभ का काम था। और उसको जब तक हमने शुभ कर्म बना के रखा, सुरक्षा का कर्म बना के रखा, भारत की ये चिकित्सा पद्धति दुनिया में सर्व स्थलों पर सर्वकाल में सफलता के साथ सिद्ध होती रही। आपको एक घटना जितेंद्र भाई साहब ने बहुत अच्छे से बताई कि चेचक का किस तरह से उसी व्यक्ति में वैक्सीन के तौर पर उसी के फफोलों से रुई में लेके इलाज करते थे। तो इसका मतलब भारतीय ज्ञानतंत्र में और भारतीय ज्ञानतंत्र की चिकित्सा पद्धति में ये सब चीजें पहले से शामिल थी। लेकिन जब से हमारा लाभ प्रबल हुआ, तब से हमने स्वास्थ्य को एक व्यापार बना दिया और स्वास्थ्य की जो व्यापारिक सेवाएं हैं वो सामुदायिक सेवाओं से हटके निजीकरण की तरफ बढ़ गई। तो जब स्वास्थ्य सेवा निजीकरण की तरफ मूव करने लगी, तब ये जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं,
वो चुनौतियां हमारे सामने आकर खड़ी हुई। नहीं तो भारत की जो स्वास्थ्य की परंपरा थी, जो भारत के सेहत में स्वावलंबन था, भारत के स्वास्थ्य में जो स्वावलंबन था, वो सब सामुदायिक सेवाओं के कारण था। जब हमारी ये सेवाएं निजीकरण की तरफ मूव होने लगी, तब हमारा ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य प्रबंधन, जो सेहत में स्वावलंबन का प्रबंधन था, वो बहुत डिस्टर्ब हुआ, बहुत हर्ट हुआ। और आज भी यदि हम देखें तो हमारी सरकार, ऐसी सरकार जो भारतीय ज्ञानतंत्र में विश्वास रखती है, जो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखती है, जो लोक परंपरा और देशज ज्ञान को सम्मान करती है, वो भी हमारे आयुष के प्रोटोकॉल को यूएन के प्रोटोकॉल के सामने जीत नहीं दिला सकी। हम ये बात जरूर है कि हम आयुष के प्रोटोकॉल को फॉलो कर जो हमारे सर्वे के रिपोर्ट्स हैं वो बहुत सक्सेसफुली आई हैं। भाई मैं अपना यदि अलवर का उदाहरण रखूं तो हमारे यहाँ आश्रम में मुश्किल से 7 वनस्पतियां हमने उगा के रखी हैं, जिनसे हमने पूरी चिकित्सा की और सफल हुए। मैं तो आप जानते हैं उमेंद्र दत्त जी, हमेशा भाग दौड़ करता रहता हूं और मास्क भी नहीं लगाता, इसलिए एक बार बहुत बड़ी भीड़ में 5-6 दिन का एक सम्मेलन दिल्ली में किया था। उसके कारण मैं भी कोविड से ग्रस्त हुआ और मैंने तो अपना इलाज केवल और केवल देसी दवाओं से, अपने काढ़े से ठीक हुआ। लेकिन जैसे ही मुझे छींक आई तो मुझे अंदाज हो गया था कि ये वायरस मेरी नाक के रास्ते या मुंह के रास्ते मेरे शरीर में चला गया है। दोस्तों, ये जो वायरस है, ये जब शरीर से बाहर रहता है तब ये निर्जीव है, और जैसे ही हमारे शरीर की में जाता है तो प्रोटीन और आयरन पर कब्जा करके हमारी सेल्स को हाईजैक करके ये उपयोग करता है। और जब ये 4-5 दिन के अंदर हमारे फेफड़ों की तरफ अंदर घुसता है तो जो हमारी अल्ब्रेन मेम्ब्रेन है उस पे जाता है, तब सूजन आती है, क्योंकि तब वहां जाने के बाद ही हमारी जो सेल्स हैं वो इसको आइडेंटिफाई कर लेती हैं कि ये कोई दुश्मन है, और दुश्मन के से लड़ने के लिए जब हमारी सेल्स इकट्ठी होती हैं तो सूजन आता है, इन्फ्लेशन आता है, और वो जो सूजन है वो हमारी उस मेम्ब्रेन के पास जब आता है तो बहुत मुश्किल होती है। केवल हमें तब वेंटिलेटर वगैरह 36 घंटे के लिए जरूरत होती है। यदि हम उससे पहले आयुर्वेद से चिकित्सा करें तो ना हमें वेंटिलेटर की जरूरत है और ना हमें कुछ एंटीबायोटिक की जरूरत है। हम अपनी देशज पद्धति से क्योर हो जाते हैं। जैसे मैं क्योर हुआ खुद, मैं तो दिल्ली में रहकर ये बीमारी लेके गया था अपने आश्रम में, लेकिन मुझे पता चलते ही मैंने काढ़ा लेना शुरू किया और मैं स्वस्थ हो गया 6-7 दिन में। इसलिए मेरा कहना, और फिर मैंने बहुत लोगों का इलाज भी किया। हमने करीब 10,000 लोगों को तो ये सेवा दी है राजस्थान के 6 जिलों में। तो मेरा कहना क्या है, मैं यही कहना चाहता हूँ उमेंद्र दत्त जी, कि एक तो ये जो फार्मा कंपनियां हैं, इन्होंने जो लाभ कमाने के लिए, अपने लाभ के लिए हमारी जैसी सेहत में स्वावलंबन और आरोग्य रक्षण की जो जीवन पद्धति थी, उस जीवन पद्धति पर व्यापार का शिकंजा मजबूत कर लिया है। और उस व्यापार के शिकंजे में वैक्सीन भी है और बहुत सारी चीजें उनकी दवाइयों की हैं। वो जब जोन सी पैथी में ज्यादा लाभ देखते हैं, वो चाहे जो पैथी हो बदली है, उन्होंने बहुत सारी प्रोटोकॉल बदली हैं। इसलिए ये जो प्रोटोकॉल चिकित्सा में बदली गई वो सब उनके कारण बदली है, क्योंकि वो उसमें से लाभ कमाना चाहते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम कैसे इस अपनी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, आरोग्य रक्षण की पद्धति है, उसको सबल बनाना चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कोरोना से अच्छा अवसर हमारे लिए और कोई नहीं होगा। ये जो कोविड-19 है, इसने सचमुच हमारे लिए ये अवसर पैदा किया जब हमने भारतीय आस्था को पर्यावरण की रक्षा
प्रकृति की रक्षा और मानवता के आरोग्य की रक्षा करने का एक अवसर हमारे लिए सृजित हुआ था। लेकिन इस अवसर को हमारे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे तो वैद्य भी रहे हैं, राजेश कुटेचा जी हमारे दोस्त हैं, हमारे इतने लंबे समय से प्रोफेसर जीडी अग्रवाल के टाइम से लेकर और अब तक उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, बहुत ही अच्छे काम किए। लेकिन वो जिस पद पर थे, वो इस पद पर अड़कर यदि हमारी देशज आयुष प्रोटोकॉल को थोड़ा और ज्यादा बढ़ावा दे देते, तो इस अवसर पर ये जो सेकंड वेव थी, इस सेकंड वेव में हम अपने भारतीय ज्ञान तंत्र की जो सफलता थी उसको दुनिया में दिखा सकते थे। मुझे लगता है कि अभी ये जो हालात बन रहे हैं, तीसरी वेव ना आए, उसके लिए हम सबको, अपने साथी राजेश कुटेचा जी को और अपने आयुष के विभाग को मदद करने में जुटना चाहिए। और ये जो निजी कंपनियों का व्यापार का धंधा है, इस व्यापार के धंधे के बजाय हमें आरोग्य रक्षण के शुभ के काम में जुटना चाहिए। दोस्तों, मैं अब चूंकि डॉक्टर सुरेश ने और हमारे वरिष्ठ साथी जितेंद्र बजाज जी ने इतना सब अपनी बात रख दी है, मैं अपनी बात बस यहीं दो बात कह के खत्म करना चाहता हूँ। उमेंद्र दत्त जी, आपको संबोधित करके बोल रहा हूँ। राजेंद्र भाई, थोड़ा कैमरा दूर कर लो, थोड़ा कैमरा दूर कर लो जरा। हाँ, मैं अभी ठीक है? अब ठीक है, ठीक है, सुंदर दिख रहे हो। हाँ, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये एक अवसर है, इसको एक अच्छा अवसर मानकर हम सब लोग एक साथ आकर थोड़े दिन के लिए अपनी पहचान की चिंता छोड़कर एक साथ आकर ये जो आरोग्य रक्षण से इस कोविड-19 की थर्ड वेव को भारत में आने से रोक सकते हैं। भारत में इस वेव को लाने का काम फार्मा कंपनियां कर रही हैं, क्योंकि फार्मा कंपनियां रोगी को मरने नहीं देती और रोगी को निरोग नहीं होने देती। क्योंकि रोगी यदि निरोग हो जाएगा तो उनकी दवा कौन खाएगा, उनकी दवाई कौन खरीदेगा। इसलिए फार्मा का जो चरित्र है, ये जो औषध बिक्री की कंपनियों का चरित्र है, इस चरित्र को बदलने की जरूरत है और उनको कहने की जरूरत है कि भैया, आप इसमें भारत में ये जो कोविड-19 है, ये लाभ के कमाई के लिए नहीं है, ये भारत के शुभ के लिए है। इसलिए हम सब लाभ छोड़कर शुभ के काम में लग जाएं, और वो शुभ है हमारे भारतीय स्वास्थ्य की सुरक्षा, हमारे भारतीय स्वास्थ्य का स्वावलंबन, हमारे भारतीय स्वास्थ्य की संकट का समाधान, सामुदायिक व्यवस्था। ये जो हमारा सामुदायिक विकेंद्रित ज्ञान तंत्र है, वो परिस्थिति को, एग्रो इकोलॉजिकल क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी को और उस डाइवर्सिटी में जीने वाले इंसानों की चिकित्सा का, विविधता का, वनौषधियों की विविधता का ज्ञान रखता था। इसलिए उस ज्ञान को हम कैसे उपयोगी बना सकते हैं, उसके लिए प्रोटोकॉल, हमारा जो प्रोटोकॉल है, जो भारतीय ज्ञान तंत्र का प्रोटोकॉल है, उसमें हम थोड़े दिन के लिए एलोपैथी, आयुर्वेद, इन नामों को भूलकर एक शुभ की चिकित्सा पद्धति क्या हो सकती है, सामुदायिक चिकित्सा पद्धति क्या हो सकती है, इस 21वीं शताब्दी में हमारे सेहत के स्वावलंबन को वो कैसे पुनः स्थापित कर सकती है, उस पर आने की जरूरत है। मैं आयुर्वेद में इस तरह के वायरस की रचना और इस तरह के वायरस के दुष्प्रभाव और प्रभाव पर अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं है उमेंद्र जी। मुझे तो जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग परिस्थिति दिखती है, वो परिस्थिति ये है कि तीसरी जो वेव है,
वो भारत में नहीं आनी चाहिए। उसकी जो इम्यूनिटी है वो बच्चों की इम्यूनिटी, जवानों की और बुजुर्गों की, सबके लिए आयुर्वेद में व्यवस्था है। उस व्यवस्था के द्वारा इस तरह के रोग से बचने के लिए आरोग्य रक्षण की तरफ हमें बढ़ना होगा। वही हमें तीसरी वेव से बचा सकता है। बस मैं आज इतना ही करना चाहता हूँ। जय हिंद। आज आपने धन्यवाद राजेंद्र भाई। मैं और लोग जानते होंगे राजेंद्र भाई पानी का बड़ा काम करते हैं, पूरी दुनिया में विश्वविख्यात व्यक्ति हैं और अलवर जिले में इनका केंद्र है भीकमपुरा, और आज इस समय वो लखनऊ में है। तो लखनऊ से हमसे जुड़ रहे हैं फोन पर अपने मोबाइल से। तो हाँ, इससे पहले कि मैं थोड़ा प्रश्न लूं, मैं थोड़े त्वरित टिप्पणियों के लिए डॉक्टर अवधेश पांडे जी अनम्यूट कीजिए जरा, उसके बाद डॉक्टर शिवा प्रसाद रेड्डी तैयार रहेंगे। जरा अवधेश पांडे जी अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, अच्छा और शानदार सर। हाँ जी जी जी, त्वरित टिप्पणी पूरे जो भी बात रखी हुई। सर, ये बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही विद्वान लोगों को सुना गया, और मैं बहुत प्रभावित हूँ और बहुत थैंकफुल हूँ इस प्लेटफॉर्म का कि ऐसे ऐसे विद्वान हमारे पास आ रहे हैं। मैं जो महाशय अभी बात कर रहे थे अलवर से, मैं उनका नाम राजेंद्र सिंह है। ये मैग्सेसे अवार्ड विनर है, व्यक्ति है, अंतरराष्ट्रीय पानी वाले बाबा, ये वही है, वाटरमैन ऑफ इंडिया। जी जी जी। तो ये था सर कि ये वैद्य जी को सुन के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्रभावी और बहुत ही ये था सर। थैंक यू वेरी मच। और मैं जो इनके पहले थे सर, डॉक्टर साहब, ही इज अ सर्जन है वो। जी जी जी। तो उनका भी जो अप्रोच था कि हम चिकित्सक हैं, ये एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। अदरवाइज लोग क्या करते हैं कि मैं तो BMW में आता हूँ और मैं तो बाकी लोग यूं करके हैं और मैं तो ये हूँ। तो वो बहुत ही गंभीर बात थी और बहुत अच्छी बात थी। मैं बहुत प्रभावित हुआ सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, डॉक्टर टी शिवा प्रसाद रेड्डी। हाँ जी, तो सभी लोग ने हमारे राष्ट्रीय भाषा में बात की है, तो मैं थोड़ा बहुत अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करता हूँ विद द परमिशन ऑफ मेहरोत्रा जी क्योंकि many requests were there. They were asking me to translate the ingredients used, क्योंकि हम साल भर से यही कहते आ रहे हैं। सर आप इंग्लिश में बोलो, कोई Yeah. बात नहीं, इंग्लिश Right. वाले भी सुन रहे हैं, बोलो Right. इंग्लिश। Last 1 year, we have been trying to make everyone to understand, and even our Honorable Prime Minister did bring a bill on holistic treatment. After that, you have seen what has happened. We have been stating this. The people who are diseased, they should have ease. That should be the purpose. Whether you are from allopathy, Ayurveda, homeopathy, Siddha, or any mode of treatment, as very clearly explained by Dr. Suresh ji, very clearly, because a doctor should always think of curing and managing the disease, not just cure. Because this pandemic, you have seen wave after wave, and me and Dr. Azad from our school of medicine, we have never seen that in when we have studied in our social preventive medicine. Wave after wave affecting one age group at one particular time, this we have never seen, and that we have been contesting, and through science and logic. There is no question of just emotions or fear which is being spread across the society. And health issue, a pandemic and health issue has become a fear issue, and now it has become a law and order issue. Now they are trying to impose everything on every citizen, stating that you sit at home, you don't come out. If you come out, we will put you under
Epidemiology Act. This has been the case. Is this the way we should approach any pandemic? No. All the honorable guests, including the waterman, I don't know because I am not with Mustache whether he remembers me still when I was associating with Didi Nirmala Deshpande. That time I have seen him. All the three guests, including our Bajaj ji, the way they have brought out the effects of pandemic and the public suffering and the ways and means to cure or to alleviate the sufferings using indigenously available Indian ingredients, I call medicine. This is a much bigger effect on people watching today's show. That clearly make people to come out of this fear psychosis. At the same time, as a doctor, as a journalist, as a concerned citizen, prevention is always better than cure. अपने राजेंद्र सिंह साहब जी लास्ट में भी बता चुके हैं, he got exposed in Delhi and he had to go back to Rajasthan and from there he had to get into the treatment mode. पहले हम निवारण के ऊपर ही हम ज़्यादा सोच देंगे. Let us try to adopt all those preventive measures which will allow you to overcome. And in case if you get affected, now we have seen those 7 ingredients. I would request our Dr. Suresh ji to put them in English because many have been asking such wonderful combination of 7. And also Rajendra Singh ji also, he was also trying to give one formula. Believe me, after NISA went pan India, now it is global, pan global. Believe me, so many varieties of treatments are at the disposal of every citizen. That too, commonly used spices, masale, including masale and tulsi, everything is there in our own backyard. So what a beautiful way to present to the world that India, indigenous Ayurveda or our ancient system of medicine, we have everything to cure even a pandemic like Corona. Thank you, sir. God bless you all. सुरेश जी, ये मारिया जी हैं, मारिया मगदलेना और तनुजा देशपांडे, अमृतानंद, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने YouTube पे पूछा है. आप उन जड़ी बूटियों का नाम बता दीजिए जरा सुरेश. पेनिकुलेटा, कालमेघ जी, अरुपुरा, वासिका, वासक और अरुफा, एजाडिटिका, इंडिका, नीम, एनस्पोरा, कोडिफोलिया, गिलोय और अमृता, गुरिच, ऑक्सीमम, सेंटम, तुलसी, पाइपर, लौंगम, पिप्पली, कर्क्यूमा, लौंगा, हल्दी, and one more यसद भस्म. All together 8 ingredients. ये लास्ट वाला कौन सा बताया आपने? यसद भस्म. It's an Ayurvedic preparation of zinc. ठीक है, हम रिटर्न में भी लेते हैं. तो ये था एक, ये जितेंद्र बजाज जी और आप हैं, राजेंद्र जी भी होंगे. ये एक प्रश्न आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि हमें अपनी चॉइस की जो चिकित्सा पद्धति है वो चुनने का अधिकार होना चाहिए. मतलब हमको कोरोना का इलाज कराना है तो ऐसे कोई इतनी दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, पर ये अगर विषय आ रहा है तो इस पर सुरेश जी आप क्या कहेंगे जरा? नहीं, अधिकार से तो किसी को वंचित किया नहीं गया है. लोग आज भी आयुर्वेद का, होम्योपैथ का, एलोपैथ का, चिकित्सा पद्धति का इलाज चाहते हैं, उनके पास जाते हैं. हाँ, सरकार ने जो बाधा डाली है कि जो कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर थे वहाँ आयुर्वेद के चिकित्सकों को भी उनके द्वारा जो ICMR का प्रोटोकॉल था वह प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए बाध्य किया. यह मेरा ख्याल है, ये सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिए कि इस प्रकार के प्रिफरेंशियल हम क्यों प्रीफर करेंगे एलोपैथ. तो ये, लेकिन आम जनता को किसी ने प्रिवेंट नहीं किया है. तो अधिकार की जहाँ बात है, ये तो पूर्ण स्वतंत्रता नागरिकों की है कि वह चाहे जिस पद्धति से इलाज करें. जी हाँ, निशिता जी, डॉक्टर निशिता दीक्षित, आपकी टिप्पणी, बस एक छोटी सी टिप्पणी आपकी.
नमस्ते सबको। बहुत ही जबरदस्त उद्बोधन रहा। अग्रवाल सर को सुना, राजेंद्र सर को सुना, और बहुत हम तो प्राउड फील करते हैं कि आदरणीय राजेंद्र जी ने राजस्थान का नाम पूरे दुनिया भर में रोशन किया है। आप तो एसेट हैं देश के लिए। और अब चूंकि नीसा का फैलाव बढ़ रहा है, तो आदरणीय उमेन जी, जैसा कि हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक शॉर्ट कोर्स, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लेकर आ रहे हैं आप अपना आप जल्दी ही। अनाउंस कर दीजिए फॉर्मली, उसको आज अनाउंस कर जी दीजिए। जी 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 अपना नेक्स्ट वीक मतलब मैं सभी श्रोताओं को बता दूं, नीसा की तरफ से एक होलिस्टिक हेल्थ प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग का एक कोर्स शुरू हो रहा है। निशिता जी उसकी कन्वीनर हैं, तो निशिता जी अनाउंस करती हैं। जी बोलिए। जी, जैसा अपन पिछले कई महीनों से इस अभियान में कार्यरत हैं, अलग अलग हमारे विशेषज्ञों ने नीसा के प्लेटफॉर्म पर आकर अपने अनुभव, अपने ज्ञान से यहाँ जितने अपने श्रोता लोग जुड़े, उनको एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया। तो अब नीसा के प्लेटफॉर्म पे ये हम लोगों ने निश्चय किया है कि एक ऐसा प्रॉपरली फॉर्म्ड, एक स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम हम बनाएं और उसके द्वारा जन जन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि हमारे पास जो अपनी ओन, जिसे कहना चाहिए हमारी जो ट्रेडिशनल भारतीय पद्धतियां ऐसी हैं जो हमें स्वस्थ रखने में पूर्णतया होलिस्टिक तरीके से सारे एंगल से हम किस तरीके से हेल्थ को अचीव कर सकते हैं। तो एक ऐसा एक छोटा शॉर्ट प्रोग्राम हमने बनाया है। और फर्स्ट फेज में हम महिलाओं को, जो हमारी गृहिणियां बहनें हैं, जो दिन रात अपने परिवार को लेकर चिंतित हैं, विशेष तौर पे अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, तो पहला जो हमारा प्रोजेक्ट या पहला जो ट्रेनिंग कोर्स रहेगा वो हमारी बहनों महिलाओं के लिए रहेगा। और अगले हफ्ते डेट बहुत जल्द हम लोग अनाउंस कर देंगे। बट हाँ, 7-8 दिन के अंदर ये ट्रेनिंग ऑनलाइन जूम प्लेटफॉर्म के द्वारा नीसा के प्लेटफॉर्म से हम लोग लेके आ रहे हैं। और एक से बढ़कर एक जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो अपने गेस्ट लेक्चर्स यहाँ पे देंगे, अपने अनुभव, अपना ज्ञान शेयर करेंगे और बहुत सरल तरीके से कैसे उसको अपने दैनिक जीवन में अपनाकर हम होलिस्टिक हेल्थ को अचीव कर सकते हैं, यही पूरा उद्देश्य है। तो मुझे यही बात कहनी थी। उमेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बोलने का अवसर। मैं इससे पहले कि नरेंद्र मेहरोत्रा जी के पास जाऊं कि वो समापन प्रतिक्रिया अपनी दें, वाइंड अप करें, मैं एक बार जितेंद्र बजाज जी को दोबारा बुलाना चाहूंगा। बजाज साहब, आपके बाद 2 वक्ताओं ने बोला, कुछ और लोगों ने भी टिप्पणियां की हैं। जितेंद्र जी जरा अनम्यूट कीजिए। जितेंद्र बजाज जी। उमेंद्र, मुझे डॉक्टर अग्रवाल को सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। मतलब कालमेघ के बारे में मैंने सुना हुआ था। कालमेघ का बहुत महिमा है कालमेघ की। मेरे एक साथी हैं, JNU में होते थे, अर्थशास्त्र के प्रोफेसर, वो आयुर्वेद करते हैं और आयुर्वेद में भी वो ये सुनिश्चित करते हैं कि ये बहुत सारे योगों का उपयोग ना किया जाए, केवल एक एक औषधि का, एक एक हर्ब का उपयोग किया जाए। उन्हें 70 साल के ज़्यादा होंगे अभी, तो उन्हें कोरोना हुआ। 20 दिन शायद रहे कोरोना से, और 20 दिन उनका जो ऑक्सीजन लेवल जो है वो लगातार 90 से नीचे ही था। उससे काफ़ी नीचे भी क्या होगा, पर लगातार। पर उन्होंने किसी प्रकार की अन्य औषधियों का उपयोग नहीं किया, केवल अपनी औषधियों का उपयोग किया, और उनमें मुख्यतः कालमेघ का उपयोग किया। और कालमेघ जैसी एंटीवायरल शायद और है नहीं, एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे उन्होंने बताया, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और इनका उपयोग इतने सहस्त्रों वर्षों से चलता आया है। वो जो जिसका बसुर कुड़ीनीर में तो है ही, जो सुदर्शन चूर्ण है, वो उसके आसपास की एक दवा है चिरायता, जिस पर वो इधर कालमेघ शायद चिरायता से भी अधिक उपयुक्त है इसके लिए, एंटीवायरल के लिए। तो मुझे तो मालूम नहीं था। उमेंद्र, बहुत अच्छा किया तुमने मुझे बुलाया इसमें, कि ऐसे ऐसे लोगों को इतना ज्ञान है, आयुर्वेद के वैद्यों से बाहर भी इतना जानते हैं, और इतना अपने आप उसका
प्रयोग कर रहे हैं। मेरी केवल ये इच्छा है कि किसी प्रकार हम सरकार को बाध्य करें या उसका समर्थन करें कि इस परंपरा का, इस ज्ञान का जिस स्तर पर उपयोग हुआ उससे कहीं बड़े स्तर पर और व्यवस्थित ढंग से उपयोग हो, ताकि जैसे राजेंद्र जी कह रहे थे, ये तीसरी लहर की चिंता जो है वो उससे हम मुक्त हो जाए। और हम सब ने कहा जैसा ये सब विपत्तियां अवसर का समय भी होती हैं, किसी समाज पर कोई बड़ी विपत्ति आती है, विपत्ति तो होती ही है, वो उस अवसर का भी समय होता है कि अपनी जो परंपरा का, अपनी हेरिटेज का आप पूरा उपयोग करके कुछ नया स्थापित कर पाएं, कुछ बड़ा कर पाएं। और मेरी बहुत इच्छा है कि कोविड से हमारी हानि तो हुई जो हुई, पर इससे हम कुछ भारतीय स्वस्थ परंपरा का उत्थान कर पाए और भारतीय स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का पूरे का सुधार हो पाए। ऐसी मेरी, इसी दृष्टि से हमने वो अपील लिख के आप सबको भेजी। धन्यवाद जितेंद्र जी। लेकिन ये भारतीय स्वास्थ्य परंपरा के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, पर उसके लिए जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, हमारा वो जो नीति आयोग है, तो कुछ भी अब उसमें मैं क्या क्या नाम लूं, उनको अपनी सोच समझ, योजना, नीति बदलनी पड़ेगी। मैं ये पूछूंगा, क्या डॉक्टर एपीएस मान साहब या डॉक्टर एएस मान साहब कुछ कहना चाहेंगे? मान साहब, डॉक्टर एएस मान। मान साहब। हाँ जी सर, मैं ही कहूँगा कि इसको पब्लिक इशू कैसे बनाया जाए। अभी भी मेरे पास जितने पेशेंट आते हैं वो 100% ही मास्क लगा के आते हैं, 100% ही जिनको पूछते हैं कि मजबूरी थी, सर्विस की थी, फौरन जाना है, एग्जाम देना है, इंजेक्शन लगवाना पड़ रहा है। तो अभी ना पब्लिक में वो मास्क लगाने का फियर भी वैसे ही चल रहा है। मैं उनको सभी को उतरवा देता हूं जब मेरे पास डिस्कशन चैम्बर में आते हैं, सभी को समझाने के बावजूद भी वो इंजेक्शन भी लगवा रहे हैं, कुछ मजबूरी से, कुछ डर से। इसको प्रैक्टिकली कैसे हम, आप इतना 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 प्रचार कर रहे हैं, इतना आपकी एफर्ट्स है जो बहुत ज्यादा एप्रिशिएबल है सर, पर किसको प्रैक्टिकली अगर आप देखेंगे धरातल पे तो बहुत कम रिजल्ट मिल रहे हैं। मान साहब, इसके पैनल में, आज के पैनल में सुरेश जी डॉक्टर हैं, निशिता जी डॉक्टर हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर अवधेश पांडे डॉक्टर हैं, डॉक्टर शिवा प्रसाद डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हो, तो ढेर सारे आप डॉक्टर लोग हो। तो देखते हैं जरा वो एनएल मेहरोत्रा जी से कहूंगा भी कैसे धरातल, मेहरोत्रा जी आपके लिए सवाल आएगा ये, कैसे धरातल पे उतारा जाए। चलिए अब मैं डॉक्टर एपीएस मान जी को निवेदन करूंगा। डॉक्टर एपीएस मान साहब। हेलो। ऐसी सर एक मिनट। हाँ जी डॉक्टर मान साहब बोलो, एक मिनट। हाँ जी नमस्कार जी। एक मिनट एपीएस जी, एक बार जरा। नमस्कार। एक मैं ये बहुत अच्छा बताया, मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह को बहुत अच्छी से सुना, उन्होंने बहुत ज्ञान की बातें की। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। हेलो जी बोलिए। हेलो। हाँ जी बोलिए सर, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा, इसके के हर एक जो आदमी है ना, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट। उसका जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है, जो प्लांट सिस्टम है, क्योंकि जो आदमी की डेवलपमेंट है ह्यूमन बीइंग की और प्लांट्स की, वो कंटिन्यूसली होती रही है और टुगेदर हुई है। इसलिए जो प्लांट्स एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो आयुर्वेदिक हमारी मेडिसिन हैं, वो ह्यूमन के लिए बेस्ट हैं। जो सिंथेटिक मेडिसिन आते हैं, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती हैं, वो नहीं बना सकती जो प्लांट्स में उसको नेचुरल में एग्जिस्ट करते हैं। सो हमें जो आयुर्वेदिक है, इसकी एक जो स्टडी है उसकी स्ट्रेंथन होनी चाहिए। और जो हमारे आयुर्वेद डॉक्टर्स हैं ना, वैद्य हैं,
मेरी बेनती ये है कि ये परंपरा चलता था पहले, अब ये ब्रेक आ गई है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जो ज्ञान आपके पास है वो नेक्स्ट जनरेशन को पहले पूरा मिल जाए ताकि वो आगे बढ़ सकें। थैंक यू वेरी मच। मैं ये भी प्रश्न मैं कहूंगा कि नरेंद्र मेहरोत्रा जी को रिडायरेक्ट करूंगा। ये एपीएस मान साहब पीआईयू के रिटायर्ड डीन है जी। अच्छा, एएस मान जी कुछ कह रहे थे जाते जाते। मान साहब बोलिए, मैं दोबारा म्यूट कर रहा हूं। सर मैं कहता कि आज हमारी मीटिंग थी डिप्टी कमिश्नर के साथ, अकेला मैं ही था जो अंदर जा रहा था कि मास्क नहीं लगाया था, बाकी सभी ने लगाया था। तो वो जो एंट्री पे सिक्योरिटी वाला था वो कहते कि सर विदाउट मास्क आप एंटर नहीं कर सकते मीटिंग में। तो ऐसी स्थिति अभी भी बनी हुई है। वो भी डिप्टी कमिश्नर भी क्या करे, उसको भी एक कड़ी है, एक पुर्जा है सिस्टम का, उसको हिदायत है कि सर अगर आप मास्क लगाएंगे, आपकी मीटिंग में लगवाएंगे तो ही सारे लगाएंगे। मतलब ये बात प्रैक्टिकली अभी भी मेरे को लग रही है कि उतनी ही प्रॉब्लम चल रही है सर। जी जी, थैंक यू सर। हाँ जी, सुबीर साहा जी बोलिए। डॉक्टर सुबीर साहा। Yeah. So I have one only important question to ask. Okay, I have fallen in love with Ayurveda. Now I have fallen in love with Ayurveda for last 3 years because my life has changed. So my question is, if I am forced to take vaccine, can I have something that can replace vaccine in with my from the Ayurvedic domain? Can I argue with government that this is what I have taken and hence I don't need Ayurveda vaccine? Okay, good question. Now, ये सुरेश जी आपको इस पर कुछ सुबीर साहा जी की बात पे कुछ कहना है? नहीं तो मैं नरेंद्र मेहरोत्रा जी को बुलाऊंगा। आप अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, ये सरकार ने बाध्य जो किया गया है कि लोगों को वैक्सीन लेना ही पड़ेगा, ये प्रकारेण यह ह्यूमन राइट का वायलेशन है और इसको लीगली फाइट करने की जरूरत है। ऐसे रिप्लेसमेंट तो वैक्सीन की जो थ्योरी है उस ढंग से हम इसको हर्ब्स के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगेन मैं बोलूंगा, कालमेग कैन डू द जॉब। कालमेग एंटीवायरल भी है और बाकी मैंने जो बताया। और एक साथ में एक बात मैं ऐड करूंगा, यहाँ बहुत सारी स्टडीज पिछले 20 सालों में हुई है एनिमल में कि जब कोई भी प्रकार का वैक्सीन देते हैं उसके साथ इम्यून सिस्टम के लिए जो हर्ब्स है उसको देते हैं तो इम्यूनिटी ज्यादा एनहांस होती है, चाहे वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी हो या एंटीबॉडीज हो, वो ज्यादा होती है। कारण कि जानवरों में, चिकन में, पिग्स में, उनको भी वैक्सीन तरह तरह के दिए जाते हैं। और उसके साथ कुछ स्टडी हमने भी यहाँ वेटनरी कॉलेज में स्टडी करवाया। उसके साथ अगर हम अमृता देते हैं या कालमेग देते हैं तो इम्यून सिस्टम बेटर काम करता है। तो वैक्सीन कैन हैव ए सिनर्जिस्टिक इफेक्ट विद हर्ब्स, इम्यूनोमोडुलेटरी हर्ब्स। ये एस्पेक्ट अनएक्सप्लोर्ड है। इतना ही नहीं, वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी हर्ब्स से कम किए जा सकते हैं। तो ये, लेकिन वैक्सीन को ना करने की जो बात है वह इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल थॉट हो सकता है। सरकार जो तरह तरह से बाध्य कर रही है वह मेरा ख्याल है इट्स ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जी जी जी। अब मैं डॉक्टर एन मेहरोत्रा जी को निवेदन करूंगा। मेहरोत्रा जी अनम्यूट कीजिए, आज की चर्चा का समापन कीजिए। कुछ प्रश्न भी आ गए आपके लिए। डॉक्टर एएस मान बोल रहे हैं संगरूर से, वो खुद होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। डॉक्टर सुबीर साहा ने भी प्रश्न किया, कुछ और बातें भी हैं। डॉक्टर एन मेहरोत्रा जी। धन्यवाद उमेंद्र। सबसे पहले तो जो आज के तीनों वक्ता मेरे पुराने साथी और सहयोगी रहे हैं उन सबका धन्यवाद करूंगा। जितेंद्र, सुरेश जी और राजेंद्र से काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। कुछ विषय निकल कर आए हैं, जो कुछ प्रश्न हैं उसमें भी देखता हूं मैं क्या रिस्पॉन्ड कर सकता हूं। एक तो ये हो रहा है कि हम प्रभावी क्यों नहीं हो पा रहे हैं आयुर्वेद को या आयुष की जो देशी चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको आगे बढ़ाने में। उसमें मेरा
एक मानना है जो मैंने शायद पहले भी इस फोरम पे कभी कहा है कि सरकारें सिर्फ इस देश की नहीं, दुनिया की सरकारें फार्मा कंपनियों से कितनी ज्यादा प्रभावित होती हैं, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, इसके ऊपर पुस्तकें लिखी गई हैं, इसके डेटा मौजूद है कि जो फार्मा और फूड और एग्रोकेमिकल्स की जो इंडस्ट्री है, ये वॉर इंडस्ट्री के बाद, जो वॉर इंडस्ट्री में जो आर्मामेंट्स की इंडस्ट्री है, उसके बाद सबसे पावरफुल अगर है तो वो ये है। और वॉर इंडस्ट्री का क्या असर होता है ये हम सब जानते हैं। उसके बाद अगर कोई इंडस्ट्री है तो ये फार्मा, फूड और एग्रीकल्चर केमिकल बेस्ड कंपनियां हैं जो बहुत असर डालती हैं, और ये दुनिया को पता है इसके बारे में। तो उसके बारे में उसका रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला है, उससे तो लड़ाई ही करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे विनोबा जी कहा करते थे, मेरा सौभाग्य रहा है उनके सानिध्य में कुछ समय बिताने का, कि जो 5 शक्तियां होती हैं जिसमें राज शक्ति सबसे छोटी होती है, और हम उसको पता नहीं क्यों इतना महत्व देते हैं। और ये जो अंगूठा हमारा है, जनशक्ति, ये सबसे बड़ी शक्ति है। एक अंगूठा कट जाए तो आपकी कोई उंगली काम नहीं करती। राजा चला जाए चलेगा, इस देश में हमेशा से रहा, को नृप हो हमें का हानि, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई राजा है कोई जाए। पर हम डेमोक्रेसी में भी इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं राजतंत्र पर कि हम सज्जन शक्ति की चिंता नहीं करते, हम महाजन शक्ति की चिंता नहीं करते, हम विद्वत जन शक्ति की चिंता नहीं करते, हम सिर्फ राज शक्ति के लिए परेशान हैं। मतलब जहां वो लोग भी परेशान हैं, बाकी हम लोग भी परेशान हैं। इसके ऊपर थोड़ा निकल के इसकी रणनीति बना के काम करना पड़ेगा। राजेंद्र अच्छी तरह जानते हैं इस विषय में हम लोगों की जो समझ रही है, जो प्रयास रहे हैं, चाहे वो पानी का विषय है, चाहे स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे पर्यावरण का विषय हो। और उसमें मेरी ये मानना है कि हम अगर शुरुआत हमसे करें, अपने आप से करें, कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने घर में अपने साथ, अपने परिवार के साथ, अपने जो हमारा सामाजिक दायरा है, परिवार मित्रों का, उनको कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। और हमसे फिर हमारा समाज आता है, और फिर सरकार तो लास्ट में आती है। अगर इस अप्रोच को लेके चलें, जो जन जागरण की बात है, तभी शायद कुछ होगा। वरना सरकारें तो असरकारी नहीं होती, सरकारें तो दादागिरी पे चलती हैं। विनोबा जी अक्सर कहा करते थे, असरकारी होना है या सरकारी होना है, ये आप तय करिए। तो सरकारी तंत्र तो ऐसे ही चलेगा। अगर असरकारी होना है तो फिर हमको असरकारी प्रयास करने पड़ेंगे, और वो हमें अपने से शुरू करने पड़ेंगे। क्योंकि हम कितने भी लॉजिक दें, कितने भी फैक्ट्स दें कि भाई एलोपैथी वालों ने इतने प्रोटोकॉल निकाले, HCQ से लेके और प्लाज्मा से लेके और रेमडेसिविर से लेके और दुनिया भर की दवाओं के, कोई प्रूवन प्रोटोकॉल्स नहीं थे, और पर वो सब चालू रहे, कोई उसमें ऑब्जेक्शन नहीं हुए। लेकिन जो प्रूवन दवाइयां आयुष की रही, चाहे वो काबा कुसकुडिनीर रहा या आयुर्वेद की इतनी दवाओं के प्रोटोकॉल रहे, या योग के जो प्रोटोकॉल रहे, योग और प्राणायाम के, या सिद्ध के साथ यूनानी के भी प्रोटोकॉल्स रहे, या होम्योपैथी की आर्सेनिकल जैसे, और अभी कुछ नोसोर्ट्स भी डेवलप हुए हैं। पर मेरी समझ में लिप सर्विस है, शायद कोई सिंबोलिज्म भी है। कैबिनेट मिनिस्टर दे दिया गया है आयुष की, थोड़ी वैल्यू बढ़ गई है स्टेट मिनिस्टर के साथ में, पर मुझे लगता है अभी ये सब सिंबोलिज्म है। अगर प्रभावी होना है तो हमें उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। हम एविडेंस बेस्ड की बात करते रहेंगे, कितने एविडेंस भी दे दीजिए, पर वो एविडेंस के बावजूद आयुर्वेद की या जो आयुष की प्रोटोकॉल्स हैं, जो मान्यता सरकार दे रही है, वो सरकार तो एड ऑन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के साथ में आप आयुष को यूज कर सकते हैं, क्योंकि सारा का सारा कंट्रोल तो आयुष के हाथ में है एपिडेमिक एक्ट में। तो हमें जो एक सरकार एलोपैथी के कंट्रोल में, आपने कहा आयुष के कंट्रोल में, या एलोपैथी के कंट्रोल में है ये पूरा। नहीं, वो एलोपैथी के साथ आप उसको प्रयोग कर सकते हैं, इसकी परमिशन दी गई है एपिडेमिक एक्ट में।
तो एपिडेमिक एक्ट का जो एक दुरुपयोग हो रहा है उस पे एक्शन लिया जाना चाहिए सारे फ्रंट्स पर, चाहे वो सोशल है, इंडिविजुअल है, जुडिशियल है, पॉलिटिकल है, लॉबिंग है, इंडस्ट्री की जो भी है, उसके लिए तो प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि सरकार कहती है हमने छूट तो दे रखी है, और जैसे सुरेश जी ने कहा और सभी चिकित्सक वैद्य कर रहे हैं, कोई रोक तो है नहीं, चिकित्सक तो उपचार कर रहे हैं, उनको कोई रोक नहीं रहा है। एक स्टेज पर रोके भी गए थे, एक स्टेज पर उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी की गई थी, कम से कम वो तो अभी खत्म हो गई है कई लेवल पे कई कारणों से जाके। पर जो उसका उपयोग होना चाहिए इंडिपेंडेंट स्वरूप में वो काम कर सकें, खुली छूट होनी चाहिए। और सिर्फ खुली छूट की बात नहीं है, राजाश्रय महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्वास्थ्य ऐसा विषय है जिसमें राजाश्रय के बिना नहीं चलता। तो सरकार एकदम से 30,000 35,000 करोड़ रुपए खर्च करने को तैयार है, और तीसरी वेव की संभावना में जो बच्चों पे अभी सडनली सारे टीकों के परीक्षण बच्चों पे शुरू होने लग गए, और सारे टीकों के रिजल्ट भी आने शुरू हो गए कि बच्चों पर प्रभावी हो रहे हैं। ये एक सुनियोजित स्ट्रैटेजी का हिस्सा फार्मास्यूटिकल लॉबी का रहता है, जबकि एक बात वो बिल्कुल टोटली वो आंख बंद करके भूल जाते हैं, और हमारे साथी भी नहीं करते, कि भारतवर्ष की आबादी में 50% से ज्यादा बच्चे कुपोषित हैं। और ये वेल नोन फैक्ट है कि कुपोषित बच्चों पर कोई वैक्सीन काम नहीं करती, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इफेक्टिव नहीं होता। मैं इम्यूनोलॉजी का स्टूडेंट रहा हूं, मैंने इम्यूनोलॉजी उस समय पढ़ाई की है जब हिंदुस्तान में गिनो चुने इम्यूनोलॉजिस्ट होते थे। जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी बना है, उसकी फाउंडेशन में मेरा योगदान रहा है, और मुझे पता है कि क्या इम्यूनोलॉजी की सिचुएशन है। और उसके बावजूद फार्मास्यूटिकल लॉबी अभी बच्चों के लिए वैक्सीनेशन को चालू कर देगी, अगर उसका हम बहुत पुरजोर विरोध नहीं करते, फैक्ट्स के साथ सारे फ्रंट पे इंक्लूडिंग लीगल, कि जब तक ये नहीं है तब तक कम से कम बच्चों में तो आप बिल्कुल ही शुरू, गवर्नमेंट तो नहीं शुरू कर सकती। जो अपनी इच्छा से जबरदस्ती जाके लगवाना चाहे वो करे, उसकी मर्जी, उसको आप रोक नहीं सकते। आर्टिकल 21 में आप उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, पर अदरवाइज गवर्नमेंट तो उसके लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करे जब तक उतने ही रिगरस एविडेंस नहीं है जितने रिगरस एविडेंस वो आयुष के लिए डिमांड करते हैं। जबकि आयुष में कहीं ज्यादा रिगरस प्रोटोकॉल्स और स्टडीज और रिजल्ट्स और पब्लिश रिजल्ट्स, क्लिनिकल ट्रायल के रिजल्ट्स के बावजूद उसको नहीं दे रहे हैं। तो ये एक मुख्य मुद्दा है जिसको लेके काम करना पड़ेगा। वेव्स के बारे में ये समझ लें कि वायरस में वेव्स आते हैं, उसके कारण क्या हैं। स्पेनिश फ्लू लास्ट जो रहा है उसमें भी 2-3 वेव्स आई थी। इसके डिटेल से मैं हिस्टोरिकल फैक्ट्स में बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता, पर इस केस में 2 कारण हैं। एक तो ये कि वायरस म्यूटेट करता ही है, ये वेल नोन फैक्ट है, आरएनए वायरस है, म्यूटेट करता है। जैसे उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है दवाओं का, ट्रीटमेंट का, वैक्सीन का, किसी चीज का, वो म्यूटेट करेगा। तो वायरस म्यूटेट करता है, जो इन्फेक्टिव एजेंट है म्यूटेट करता है। एनवायरनमेंट को हमने इतना खराब किया हुआ, राजेंद्र ने इस मुद्दे को उठाया, तो हमारे पास एक चीज बचती है जिसको हम मजबूत करें, वो हमारा होस्ट है, हम स्वयं जो हैं, जो हमारा शरीर है, जो हम, और उसके लिए आयुष से अच्छा कुछ नहीं है। हमारी परंपरागत देशज चिकित्सा पद्धतियों से मजबूत कोई चीज नहीं है। ये बहुत वेल एस्टैब्लिश हो चुका है, दुनिया मान रही है, WHO मान रही है, सेंटर एस्टैब्लिश करना चाहती है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। दुनिया के और देश, यूरोपियन यूनियन इसको टेकअप कर रहे हैं, पर हमारे देश में लिप सर्विस से ज्यादा इफेक्टिव कमिटमेंट और जो कमिटमेंट्स होने चाहिए, फंडिंग के कमिटमेंट, क्योंकि जो मैटर करता है वेयर द चिप्स आर डाउन, कि आप कितना फंड इसमें खर्च कर रहे हैं, उस मिनिस्ट्री की उतनी इंपॉर्टेंस होती है। तो ये सरकार से भी डिमांड करनी पड़ेगी। तो घरों में और अस्पतालों में लोगों को एलोपैथिक दवाएं दी गई हैं, CMOs ने फोन किए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से फोन आए हैं मेरे कितने रिश्तेदारों के यहाँ कि नहीं साहब आपको ये दवाएं तो खानी पड़ेंगी, बाकी आप जो कुछ करते रहिए। तो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, इनडायरेक्ट प्रेशराइजेशन हो रहा है ट्रैवलिंग के लिए या और बहुत सारे इश्यूज के लिए, प्रोग्राम्स में जाने के लिए, कहीं बाजार में जाने के लिए, मान साहब कह रहे थे मीटिंग में जाने के लिए,
या तो नेगेटिव टेस्ट की रिपोर्ट लाओ, या तो मास्क, या तो वैक्सीनेशन लगवा के आओ। तो ये जो इनडायरेक्ट मेथड्स हैं कंपनियों ने कहा है, और जिसमें जो मैंने पहले भी इस बात को इस मंच पे कहा है कि हमारी जो ऐसी समझदार सोच की संस्थाएं हैं, चाहे वो अरविंद आश्रम ऑरोविल का हो या विवेकानंद के आश्रम हो या और इस तरह के जो केंद्र हैं, उन्होंने कहा कि नहीं सब वैक्सीन लगवाइए, उनको भरोसा नहीं है। तो ये जो हमें अपनी तरफ देखना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा हमारे लिए। और प्रोटोकॉल, एविडेंस ये मैटर नहीं करेंगे, मैटर करेगा लॉबी और अपना खुद का कैंपेन। तो उसको अगर हम लेके चलें, और एक और लास्ट पॉइंट जो मैं कहूँ कि ये लॉबी इतनी पावरफुल है, उसके अलावा ये सबोटाज भी करती है। गिलोय के ऊपर एक मिस इन्फॉर्मेशन दी गई, गिलोय पर एक पेपर प्लान करके छापा गया, 6 मरीज आए और उन 6 मरीजों को हाईलाइट करके कि साहब गिलोय के साइड इफेक्ट होते हैं, और वो किन कंडीशंस में मरीज है, उनकी बैकग्राउंड क्या थी, उनमें से कितने लोगों को पैरासीटामोल दिया गया था। आप में से बहुत लोग नहीं जानते, मैं फार्माकोलॉजी क्लिनिकल ट्रायल्स में इन्वॉल्व रहा हूं। पैरासीटामोल एक मॉडल है जिस पर हिपैटिक इंजरी का टेस्ट किया जाता है। चूहों को पैरासीटामोल दी जाती है ताकि उनका लिवर खराब हो और फिर उनका इलाज किया जाए। तो ये स्टैंडर्ड नोन चीज है कि पैरासीटामोल लिवर को खराब करती है, और वो स्टैंडर्ड मॉडल है एलोपैथी में टेस्ट करने के लिए। तो जिन लोगों ने, जिनको गिलोय कहा गया, उनको पैरासीटामोल कितनी खिलाई गई थी पहले भी और बाद में भी, और जब वो टेकअप किया गया, और पैरासीटामोल खा के कितने लोगों का लिवर डैमेज हुआ, इस पे स्टडी क्यों नहीं हो रही है? और जो हुई हैं, और फिर उसके अलावा मरीज ने कह दिया मैंने गिलोय की कोई दवा खाई थी या गिलोय की बट्टी खाई थी, या किस कंपनी की थी, क्या दवा थी, उसमें गिलोय थी नहीं थी, गिलोय की वैरायटीज हैं, वो इंडस्ट्री का क्वालिटी कंट्रोल का मुद्दा है कि टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया थी या टिनोस्पोरा एस्परस थी, कौन सी थी, जो जिसके नेगेटिव साइड इफेक्ट होते हैं उसमें मिलावट होती है। तो वो भी एक प्रश्न है। बिना उसकी जांच किए आपने प्रूव कर दिया साहब गिलोय के साइड इफेक्ट होते हैं, और उसका दुष्परिणाम यहाँ तक कि मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, हमारे उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद के निदेशक ने अगले दिन स्टेटमेंट दे दिया कि गिलोय सोच समझ के खाएं, ज्यादा न खाएं, गड़बड़ी ने खाएं, फलाने न खाएं, उनके साइड इफेक्ट होने की संभावना है ज्यादा खाने में, वगैरह वगैरह, बिना पूरी तरह से स्टडी किए हुए। हमारे वो तो फिर मैटर टेकअप हुआ, आयुष मंत्रालय ने उसको रिफ्यूट किया डेटा के साथ में, फैक्ट्स के साथ में। तो वो तो हर तरफ से अटैक करेंगे। हमको अपनी स्ट्रैटेजी को मजबूत करना पड़ेगा, और उसके लिए सभी साथियों को मिलके काम करना पड़ेगा। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट तभी प्रभावी होगा जब सभी पद्धतियों को बराबर का दर्जा मिले, बराबर का महत्व मिले, बराबर की मान्यता मिले। एक की कंट्रोल में, एक के पूरे आधिपत्य के साथ अगर इंटीग्रेशन की बात होगी, जो आज चल रही है, जो चाहे नीति आयोग में हुआ हो या आज वैक्सीनेशन की टास्क फोर्स हो या मैनेजमेंट की टास्क फोर्स है, उस सब में कहीं आयुष के लोग नहीं है। क्यों नहीं है भाई? एक इंडिपेंडेंट टास्क फोर्स बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ टास्क फोर्स की बात कही थी, उसमें भी आयुष के एक्सपर्ट्स होने चाहिए, उसकी बात निकल के नहीं आई। ये मुद्दे निकल के आने चाहिए, और इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, और सिर्फ इंडिपेंडेंस मिलना नहीं, प्रोत्साहन मिलना चाहिए। सरकार को उसके लिए एडिक्वेट बजटरी सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। और एक मुद्दा मैंने पहले भी उठाया था कि ये स्टेट सब्जेक्ट है हेल्थ, तो जब तक राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के स्वास्थ्य के अधिकारी वो तैयार नहीं होते हैं, तब तक इसको इफेक्टिव करना और मुश्किल होता है। क्योंकि केंद्र कहता है हमने तो साहब गाइडलाइन भेज दी, आयुष मंत्रालय ने कहा है, उन्होंने चीफ सेक्रेटरीज को लिखा है, कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन भारत सरकार ने अपनी तरफ से तो उसको नहीं कहा है। तो ये मुद्दा है कि स्टेट लेवल पर भी कई जगह तो एपिडेमिक एक्ट में डीएम को परमिशन है, एपिडेमिक एक्ट में डीएम को फ्रीडम है, डीएम ने परमिशन दी। जो ये आंध्र प्रदेश का केस हुआ था, शुरुआत डीएम की परमिशन से हुई, जो वो दवा दी गई देसी दवा, और बाद में स्टेट गवर्नमेंट ने उसको सपोर्ट किया। पर वो दवा क्यों देश भर में नहीं फैल पा रही है? काबाकोडिनीर पे इतने अच्छे रिजल्ट से क्यों नहीं हो पा रही है? आर्सेनिक पे क्यों नहीं हो पा रही है? जो यूनानी के काढ़े हैं, आयुर्वेद के काढ़े, उन पे क्यों नहीं हो पा रही है? बजटरी सपोर्ट नहीं है, सिंबॉलिक है। कुछ
2-4 करोड़ दे के आपको कह दिया कि आप इसको करिए, और वहां हजारों करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। तो ये मुद्दा तो उठाना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रश्न के वैक्सीन की सिनर्जी की बात है, वैक्सीन पे एक और मुद्दा जो छूट रहा था, अभी लेटेस्ट सीरोलॉजिकल सर्वे कह रहा है कि 68% से ज्यादा लोगों में एंटीबॉडी पाई गई है। ये तो रैंडम सर्वे होते हैं ना, एक्चुअली इससे ज्यादा भी हो सकता है। और ये वेल प्रूवन है कि अगर 60% से ज्यादा हर्ड इम्यूनिटी है, एंटीबॉडीज लेवल पाए गए हैं नेचुरल इम्यूनिटी के कारण, तो हर्ड इम्यूनिटी है, फिर आपको वैक्सीनेशन का कोई रोल ही नहीं है। पर उसके बावजूद फार्मा लॉबी अभी 15,000 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं, उस कंपनियों को दे दिए गए कि हम 15,000 करोड़ रुपए की 66 करोड़ वैक्सीन डोजेस खरीदेंगे, जबकि सीरोलॉजिकल सर्वे कह रहा है कि साहब हर्ड इम्यूनिटी बन गई है। तो ये पूरे इररेशनल डिसीजंस जो होते हैं, ये पावर लॉबी, मनी लॉबी जो ये होती है उसके कारण होते हैं, उसको टेकअप करना पड़ेगा। धन्यवाद। हाँ, ये अवधेश जी क्या कहना है आपने? पांडे साहब आपने हाथ खड़ा किया, कुछ कहना? सर मैंने एक बात बोलना था जो बड़ा इम्पोर्टेंट है डॉक्टर मेहरोत्रा साहब के बोलने से। जितने भी आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हैं इस प्लेटफॉर्म और जितने भी आयुष के प्रैक्टिशनर, उनको मैं ये बोलना चाहता हूँ, अगर भी नहीं तो कभी। आप देखें हमारे प्रधानमंत्री, मैं इससे इतना क्लोजली जानता हूँ बिकॉज दिल्ली में मैं ये मौजूद हूँ नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट में, जहाँ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को केटर करता है। तो जो लोग आते हैं वो बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके क्या बातें करते हैं, या तो एंशिएंट हिस्ट्री, एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं या आयुर्वेद की बात करते हैं। एंड अगर आपने सामूहिक अप्रोच पूरे सबको लेके किया तब प्राइम मिनिस्टर शायद कुछ ना बोल पाए। मेरा मशवरा है डॉक्टर मल्होत्रा साहब से और बाकी लोगों से, प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली मिले, बहुत कुछ किया जा सकता है रादर देन गोइंग थ्रू आयुष मंत्रालय, ये बिकॉज उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड प्राइम मिनिस्टर पब्लिकली कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दे सकते हैं जो अकेले में आपसे बात कर सकते हैं। तो मेरा ये सजेशन था सर कि अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। ठीक है मल्होत्रा जी, अवधेश पांडे जी खुद एक MBBS बड़े डॉक्टर, बहुत बड़ा नाम इनका उत्तर भारत में। मैं अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से जान रहा हूँ। हाँ, तो क्या सुरेश सर्जन रहे, न्यूरो सर्जरी कर रहे थे, छोड़ के चित्रकूट में नाना जी के साथ जुड़े। तो हमारे तो 35-40 साल के संबंध हैं। राजेंद्र को आयुर्वेद पढ़ने के लिए प्रेरित किया मैंने, वो राजेंद्र अच्छे से जानता है, नहीं तो आज वो पता नहीं क्या पढ़ाई करके निकला होता। जमीन से जुड़ा इसलिए है। तो मैं तो पिछले 40-45 साल से इस काम में लगा हूँ और मेरा सौभाग्य है ये सब साथी हैं मिलकर, हम लोग अगर मिलके हम लोग जोर लगाएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ असर होगा। पर शुरुआत होगी, राजेंद्र भी उसको मानता है कि हमें अपने से शुरू करना पड़ेगा, अपने समाज से शुरू करना पड़ेगा। हमारे आयुर्वेद के, आयुष के, मैं अन्यथा न लीजिए, 80% वैद्य और आयुष के चिकित्सक, उनको अपनी पैथी पे उतना भरोसा नहीं होता है। वो एलोपैथी की प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। मेरा स्टूडेंट एक आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रिंसिपल रहा है, इलाज करता है एलोपैथी से, खुद एलोपैथिक की दवा खाता है, इलाज करता है आयुर्वेद से, खुद एलोपैथिक की दवा खाता है। ऐसे और भी कई साथी हैं। तो जब तक उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं है, मैंने उदाहरण दिया था, आप बात करते रामभद्राचार्य हो या आचार्य बालकृष्ण हो, जाते सब एलोपैथी में एम्स और SGPGI और मेदांता और वहां पहुंच के सुरक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे लोग भी हाथ खड़े कर देते हैं। जबकि रिकॉर्ड है, चाहे वो पुलिस पर्सोनल के 80,000 का या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद के 1000 से ज्यादा मरीजों का क्लिनिकल ट्रायल का डेटा, या गुजरात में और राजस्थान में और देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे काबाकोडिनीर का या जो आंध्र की जो दवा है उसका, इट्स नॉट ए सिंगल डेथ। बट सरदार पटेल हॉस्पिटल कोविड का दिल्ली में, नॉट ए सिंगल डेथ। उसके बावजूद नहीं आगे बढ़ पा रहा है। और जहां दनादन डेथ हो रही हैं, कोई इफेक्टिव प्रूवन विदाउट प्रोटोकॉल, WHO रिफ्यूट करता है, लैंसेट रिफ्यूट करता है, DNJ रिफ्यूट करता है, फिर भी चलती रहती है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट विरोधाभास है कि पावरफुल लॉबी, और अभी वो बच्चों में वैक्सीनेशन चालू हो जाएगा।
उसको तो किसी भी हालत में रोकना है। उसके लिए हम सुवर्ण प्राशन की बात कर रहे हैं, बाल चातुर्भद्र की बात कर रहे हैं, आर्सेनिक कल की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं इनको प्रमोट किया जाए भाई? इनको हमको लड़ाई करनी पड़े इसके लिए तो करना पड़ेगा। बच्चों में तो किसी भी हालत में रोकना है। डॉक्टर जी, आप टिप्पणी नहीं, आपने एक अपना लंबा लेक्चर तैयार कीजिए, जो अपने पॉइंट्स बोले हैं ना, तो ऐसा करेंगे हम एक अगला लेक्चर आपका अकेले आप ही वक्ता रहिए, बाकी लोग प्रश्न वगैरह कर सकते हैं क्योंकि आप सब मुद्दों को समझते हैं। अच्छा, जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, डॉक्टर नरेंद्र नाथ मेहरोत्रा एम्स से पीएचडी किया और आज जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसमें प्रिंसिपल साइंटिस्ट ज्वाइंट डायरेक्टर रहे। खूब लड़ाइयां लड़ी, मैं ऐसा कहूं। ये बहुत पराक्रमी योद्धा और विद्वान आचार्य दोनों का ये मणिकांचन योग है इनमें। तो मेहरोत्रा जी, आप तैयारी कीजिए इन सब चीजों का, आप एक कार्यक्रम दीजिए और एक अगले हफ्ते इस पर आप ही बोलिए, मुझे लगता है आपका यह। सो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रविवार संडे को मिलेंगे। संडे को तारीख है 25 जुलाई, शाम 4 बजे डॉक्टर खादर वली साहब बोलेंगे विस्तार से, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी बोलेंगे और डॉक्टर विनोद कर्मकर, 3 वक्ता बोलेंगे। लेकिन विशेष वक्ता के नाते जो सारी डिटेल में रखने वाले हैं वो खादर वली साहब बोलने वाले हैं। सो आप मिलेंगे हम संडे को शाम 4 बजे और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। ये जो मेहरोत्रा जी ने कहा, जो डॉक्टर सुरेश अग्रवाल जी ने कहा, जो राजेंद्र सिंह जी ने कहा, जिस मुद्दे को उठाया अवधेश पांडे जी ने, जितेंद्र बजाज जी ने जो बात कही, मुझे लगता है मिलके लड़ना पड़ेगा, मिलके काम करना पड़ेगा। ये बात सभी लोग कह रहे हैं और मिलके लड़ना पड़ेगा, ये बात मेहरोत्रा जी ने बड़ी जोरदार ढंग से कही है। डॉक्टर एएस मान ने भी उसी बात को संकेत किया है। तो धन्यवाद, मिलेंगे 25 जुलाई को शाम 4 बजे। नमस्कार, धन्यवाद।